सिटी ऑफ एवनाइट और चुड़ैलों के बीच हुई हार्दिक बातचीत के बाद लूसी पहले से कहीं अधिक अपनी मां के करीब और जुड़ी हुई थी। गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो नौकरानी थी जिसने शुरुआत में लिलिथ का स्वागत किया था। यह महल के पार चला गया और अब एवनाइट शहर की सड़कों पर घूम रहा था। गाड़ी के आगे और पीछे दो राजा रैंक के जादूगर थे और दो ऊपर हवा में आगे का रास्ता तलाश रहे थे और किसी ऐसे मूर्ख की तलाश कर रहे थे जो शाही गाड़ी के पास आ सके। ये रानी के जिले से होते हुए महान जिले में चला गया और फिर अंत में महान जिले के बाहर और व्यापारी जिले के प्रवेश बिंदु पर रुक गया। रानी का जिला एक प्रतिबंधित क्षेत्र था जहां अत्याचारियों को मौके पर ही मार दिया जाता था। बहुत सारे संकेत हैं जो बताते हैं कि उनके पास नहीं जाना चाहिए और दीवारों पर भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ हर साल हमेशा शाही महल को देखने और उसकी तस्वीर लेने के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं और उसे भी देखते हैं। सुंदर पिशाच रानी को पाने की आशा, उन्हें बिना किसी दया के मौके पर ही मार दिया जाता है और उनकी स्थायी सर्वकालिक उच्च रैंकिंग होती है। 63 मूर्ख तरीके से मरने के लिए। राजधानी शहर एवनाइट वास्तव में बहुत बड़ा है और 250 मिलियन से अधिक पिशाचों की विशाल आबादी का घर है। ये सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। क्वींस डिस्ट्रिक्ट से मचेंज डिस्ट्रिक्ट में आने में लगभग 2 घंटे लग गए। इन 2 घंटों में लिलिथ ने अपनी बेटी से दिल खोलकर बातें की, उसके दोनों बच्चों को भरपेट खाना खिलाया और जी भर कर उनके साथ लिपटी और समय का पूरा फायदा उठाया। महामहिम, हम आ गए हैं, नौकरानी ने तटस्थ स्वर में कहा। पहले लूसी उतरी और उसके बाद हमेशा की तरह लिथ को अपनी बाहों में लेकर लिलिथ उतरी। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरी, उसने लोगों को, महाराज अमर रहें, आपकी महिमा सर्वश्रेष्ठ है, महामहिम कृपया मेरी ओर देखें। सोशल मीडिया, पिशाच अपने मंचों पर पागल हो गए और इसके बारे में हर जगह खबर फैलाना शुरू कर दिया। ये तो कोई नहीं जानता था कि महारानी अपना जिला क्यों छोड़कर अब इधर उधर घूम रही हैं, लेकिन किसी ने अनुमान लगाने का साहस भी नहीं किया। अपनी रानी के किसी भी कदम का गलत अनुमान लगाना या उसकी गणना करना भी उनके लिए ईशनिंदा थी। सभी पिशाच, जिनमें गिनती भी शामिल थी, शाही परिवार के आदेशों और आदेशों का धार्मिक रूप से पालन करते थे। वे भीड़ों का एक झुंड थे जो अपने चरवाहों का आंख मूंद कर अनुसरण कर रहे थे। इस जाति में तानाशाही तो नहीं थी लेकिन रानी का पूर्ण आतंक और शक्ति थी। उसकी आभा ने स्वाभाविक रूप से हर उस पिशाच को दबा दिया जिसके पास शाही खून नहीं था। पिशाच हमेशा अपनी रानी को सम्मान और विस्मय की दृष्टि से देखते थे और उनके मन में एक भी निंदात्मक विचार नहीं था। वे चाहते थे कि उनके जीवनकाल में केवल एक बार उनकी रानी उन पर ध्यान दे और कुछ नहीं। वे उसे देखने के लिए हत्या भी कर सकते थे। उनके गहरे सम्मान और विस्मय के कारण कुछ मूर्ख जो अपनी रानी की कुछ ज्यादा ही पूजा करते थे, उन्होंने उन पर नजर डालने और रानी के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की पूरी कोशिश की, जिससे उनके नाम को मरने के मूर्खतापूर्ण तरीकों में जोड़ा जा सके। ओह ठीक है, वे वास्तव में मरते नहीं हैं, वे मूर्ख तैयार होकर आते हैं। उनके घरों या कुछ स्थानों या संगठनों में उनके पुनरुत्थान के फिलेक्टेरीज हैं और वे वहां पुनर्जीवित होते हैं। भले ही गार्ड लोगों को पुनर्जन्म का मौका दिए बिना ही उन्हें स्थायी रूप से मारने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यह स्पष्ट रूप से उनके समय के लायक नहीं है। वे इसे मक्खियों की तरह मानते हैं। मक्खी बहुत तेज गति से प्रजनन करती है और चाहे आप उसे कितना भी मारें, वो हमेशा आसपास ही रहेगी। वे आपको किसी भी तरह से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि सिर्फ आपको परेशान करते हैं। इस प्रकार, इस तर्क से, वे मारे नहीं जाते,
यहाँ तक कि अगर कोई बैरियर को पार कर महल के पास चला गया या सैद्धांतिक रूप से किसी की हत्या करने के लिए महल के अंदर भी चला गया, तो भी वास्तव में कोई मौका नहीं बचा है। रानी एक सर्वोच्च पद है, एक पूर्ण शक्तिपीठ जिसकी आभा शाही महल के चारों ओर फैली हुई है और थोड़ी सी भी गड़बड़ी उसकी नज़र के बिना नहीं जाएगी। ये भी तथ्य है कि महल का अपना जीवन है। यह एक रसायन जीवन है, आत्माओं और कुछ महंगी सामग्रियों और जटिल जादू के मेल से बना रसायन विज्ञान का उत्पाद है। इसका पेटेंट पूरी तरह से चुड़ैलों के पास है और केवल वे ही जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। चुड़ैलों की बात करें तो एक सवाल है जो हर कोई पूछता है, क्या चुड़ैलें भरोसेमंद हैं? इसका उत्तर सरल है, नहीं। वे आपको किसी भी चीज के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं जिसमें जानकारी भी शामिल है। इसलिए जब भी आप किसी चुड़ैल से निपटते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपने बारे में कुछ जानकारी प्रदान कर रहे होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए लोग रसातल के शैतानों द्वारा जारी किए गए अनुबंधों के साथ चुड़ैलों के साथ गोपनीयता समझौते करते हैं। फ्लो के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसी हिसाब से कीमत बढ़ती है। क्या ये 100% सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। भले ही आप शैतानों के साथ गोपनीयता समझौता करते हैं, फिर भी जानकारी किसी तरह लीक हो सकती है और इसलिए चुड़ैलों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका बहुत सरल है। इसमें शक्ति होनी चाहिए। पूर्ण सत्ता के सामने कोई भी चाल और योजना काम नहीं करती। यदि किसी चुड़ैल द्वारा अपने लालच के कारण कोई त्रुटि या घोटाला किया गया है और वो किसी पूर्ण शक्ति द्वारा पकड़ी गई है, तो एक पत्र सीधे रानी चुड़ैल को भेजना होगा और मामले की गंभीरता के आधार पर या तो इसे हल किया जाएगा। उनके द्वारा सीधे या रानी मां को भेजा गया या सबसे खराब स्थिति होती है और क्षेत्र का एक हिस्सा संबंधित चुड़ैल के साथ साथ चुड़ैल महाद्वीप से मिटा दिया जाता है। इसलिए जब चुड़ैलें बिजली घरों से निपटती हैं तो कोई जासूसी या घोटाला नहीं होता है। इस प्रकार लिलित वास्तव में किसी से डरती नहीं है और खुले तौर पर चुड़ैलों को उसके लिए कुछ करने का आदेश देती है। अगर महल में कुछ गलत होता है तो उसका ध्यान कुछ भी नहीं जाएगा और अगर उसे कुछ गलत मिलता है तो चुड़ैल की रानी मां भी खुद को नहीं बचा सकती है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। शॉपिंग लिट अपने आसपास के दृश्य को देखकर अवाक रह गया। लोग ऐसे जप कर रहे थे मानो उन्हें अपना आदर्श मिल गया हो। वे अपने भगवान की पूजा करने वाले मूर्खों के झुंड की तरह लग रहे थे। हालांकि यह मामला था, लिट को वास्तव में अपने दिल में अपनी मां पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। वो वास्तव में कभी नहीं जानता था कि लोग वास्तव में उसका दिल से सम्मान करते हैं। जो भी हो, वो ऐसे व्यक्ति के सबसे करीब होने को लेकर थोड़ा आत्मसंतुष्ट भी था। अरे, वो तो उसे रोज नंगा देखता है और जी भर कर उसके स्तनों से खेलता है और यहाँ ये लोग उसकी माँ की ओर ठीक से नजर भी नहीं डाल पाते। उसने अवचेतन रूप से अपनी माँ के स्तन को थोड़ा सा दबाया जिससे थोड़ा सा दूध बाहर गिर गया और अपने गीले हाथ को देखने के बाद उसकी अवचेतन प्रतिक्रिया अब पहले दूध पाने के लिए उसके निप्पल को पकड़ने की थी और उसने ठीक यही किया। कपड़े पहने होने के बावजूद उसने अपना मुंह अपनी मां की चूंची पर रख दिया। लिलित ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपने बेटे की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि वो वास्तव में उसके स्तनों से बहुत प्यार करता है। वो मुस्कुराई और धीरे से उससे कहा, प्रिया, हम अभी सार्वजनिक रूप से बाहर हैं। यदि आप अभी भी भूखे हैं तो माँ आपको तुरंत गाड़ी में ले जाएंगी और खाना खिलाएंगी। यदि नहीं, तो क्या आप कृपया एक अच्छे लड़के की तरह व्यवहार कर सकते हैं? घर पहुंचने पर माँ तुम्हें इनाम देगी। इनाम की सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत स्तन को छोड़ दिया और बार बार सिर हिलाया और उम्मीद की कि वो इस अवसर को किसी भी तरह से नहीं चूकेगा। लिलित ये जानकर खुश थी कि उसका बेटा कितना समझदार था। उस समय वह केवल 3 वर्ष का था।
उसने उसके होठों पर चुंबन दिया और जादू से अपना लबादा साफ कर दिया। बाद में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। लिलिथ की बाहों में लिलिथ, लूसी और लिथ ने व्यापारी जिले में बहुत सी चीजों की खरीदारी की। व्यापारी जिला, जो कि बहुत व्यस्त जिला था, के कुछ भाग बिना किसी व्यक्ति के खाली थे। लिलिथ के 150 मीटर के आसपास का क्षेत्र सामान बेचने वाले व्यापारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से रहित था। यहाँ तक कि गार्ड भी दूर थे और लिलिथ की आभा के कारण स्वाभाविक रूप से बने 150 मीटर बड़े अवरोध की परिधि पर रुके थे। लिलिथ की बाहों से दूर लूसी की बाहों में चला गया क्योंकि लूसी ने भी उसे पकड़ने पर जोर दिया था। लिलिथ ने अनिच्छा से जाने दिया लेकिन उनके करीब रहा। उन्होंने छोटी छोटी मिठाइयाँ, माल, ब्लड कैंडी जैसी बहुत सारी चीजें खरीदी जिन्हें लिथ ने आजमाया और इसका स्वाद आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। स्टोर के मालिक ने कहा कि कैंडी रैंक 5 मानव कुंवारी लड़की के खून से बनाई गई थी, जिसे कुछ अतिरिक्त पैसे की जरूरत थी और इसलिए उसने एक समझौता करके खून की कुछ शीशियां बेच दी। ये समझौता वर्ल्ड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी शाखाएं पिछड़े शहरों और प्रांतों को छोड़कर लगभग हर जगह हैं। लोगों को उनके समझौतों पर हस्ताक्षर करने में मदद करने के लिए एक मध्यस्थ मौजूद होता है और यदि संबंधित पक्ष 5 रैंक और उससे ऊपर है, तो मध्यस्थ के रूप में एक उच्च रैंकिंग अधिकारी की आवश्यकता होती है। कुंवारी लड़कियों का खून पिशाचों के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन है और हर किसी को ऐसे व्यंजन खाने का मौका नहीं मिल सकता है। किसी लड़की का वजन खून और वह भी रैंक 5 बहुत दुर्लभ होता है और ऊंचे दाम पर बिकता है। अधिकांश पिशाच सामान्य लोगों का खून पीकर ही अपनी संतुष्टि करते हैं। निस्संदेह अगर मैं चाहता तो मैं एक संत स्तर की कुंवारी लड़की के खून से बनी कैंडी भी खा सकता था, लेकिन मैं ऐसी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नकचर नहीं हूँ। हम थोड़ा और घूमे। रास्ते में मेरी बड़ी बहन और माँ ने मुझे बहुत सारा सामान खिलाया और कहा कि इसे जरूर आजमाना चाहिए। मैंने भी खुशी खुशी इसका पालन किया। कुछ घंटों तक ऐसे ही घूमने के बाद हम एक छोटी सी स्मारिका दुकान पर आए। बड़ी बहन मुझे अंदर ले गई और माँ हमेशा की तरह मेरे पीछे पीछे आईं। माँ, आप हमारे लिए कोई उपहार क्यों नहीं चुनती? लिथ और मैं आपके लिए एक चुनेंगे और चलो इसे बदल देंगे तो ठीक है? लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा और हमारी माँ की राय का इंतजार किए बिना जल्दी से चली गई। लिलिथ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। मैंने और बड़ी बहन ने माँ के लिए एक लॉकेट ढूंढा जो बहुत सुंदर लग रहा है। यह एक सामान्य प्रकार का लॉकेट है जो हर जगह पाया जाता है जहां आप एक पल को कैद कर सकते हैं और इसे अंदर डाल सकते हैं। यह इतनी अच्छी तरह से परिभाषित दिखता है कि इसे चित्र भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, यह एक लॉकेट में बंद चित्र है। हम दुकानदार के पास गए और उससे इस लॉकेट का सबसे प्रीमियम संस्करण लाने के लिए कहा और उसने हमें एक लॉकेट लाकर दिया। हमने इसके लिए भुगतान किया और बाहर गए और पाया कि हमारी माँ पहले से ही हमारा इंतजार कर रही थी। उसने हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आपने हमें क्या दिया माँ? हम एक ही समय में अपने आप को अपने उपहार क्यों नहीं दिखाते प्रिया? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने और बड़ी बहन ने सिर हिलाया और लूसी ने उसे एक बक्सा दिया और माँ ने भी हमें एक बक्सा दिया। हमने इसे खोला और उसी प्रकार का लॉकेट पाया जो हमने माँ को उपहार में दिया था और यहाँ उनमें से 2 थे। हमने माँ की तरफ देखा और माँ ने भी हमारी तरफ देखा और 1 सेकंड के बाद हम सब खुशी से हंसने लगे। माँ अंदर आई और हम दोनों को गले लगाया और हमारे माथे पर एक चुंबन दिया। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, जाने मन, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, माँ, लूसी ने कहा और जल्दी से माँ के होंठ पर एक चुंबन दे दिया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, माँ, मैंने कहा और गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, जिस पर उसने मुझे लूसी से दूर कर दिया।
मैंने उसके होठों पर एक चुंबन दिया और फिर उसके गाल पर एक चुंबन दिया और अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन पर रखते हुए खुद को उसके कंधे पर रख दिया। उसने अपनी दोनों हथेलियों से मेरे नितंबों पर मुझे पकड़ रखा था और मेरे पैर बगल में लटक रहे थे। मैं वास्तव में बहुत थक गया था और किसी भी समय सो सकता था। हम एक अच्छे घास के मैदान में गए और वहां बैठ गए। मैं माँ की गोद में था और बड़ी बहन ने माँ और मुझे दोनों को एक तरफ से गले लगा रखा था और माँ ने हम दोनों पर अपनी बाहें रखकर हमें गले लगाया हुआ था। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और मुस्कुराए। उस क्षण को नौकरानी ने कैद कर लिया और 3 लॉकेटों में जड़ दिया। हम सब एक थे। लिथ अपना सिर लिलिथ के बड़े वृक्षों के बीच में रखकर सोया था और लूसी बगल से उसके कंधे पर सोई थी। लिलिथ ने अपने दोनों बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की और यह सुनिश्चित किया कि तनी अच्छी नींद ले। उसने दोनों को प्यार से देखा और एक बार फिर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जाने मन, और उनके माथे पर एक चुंबन दिया। वे महल में पहुंचे और लिलिथ ने बहुत आसानी से अपने बच्चों और खुद के कपड़े बदले और लिथ को बीच में और लूसी को बगल में रखकर सो गई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। द वर्ल्ड लिथ अपनी पीठ पर एक परिचित स्क्विशी एहसास के साथ उठा, लेकिन वह जानता था कि यह क्या था। उसने अपनी आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई और उस स्वर्गीय कोमलता को पकड़ने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ा दीं, जो पिछले 3 वर्षों में उसके पोषण का स्रोत थी। ये थोड़ा अलग, थोड़ा सख्त महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वो अभी भी आधी नींद में था। उसने मुलायम टीले को पकड़ लिया और अपना चेहरा गुलाबी मोतियों के करीब ले आया और उसे चूसने लगा। उसने कुछ सेकंड तक चूसा, लेकिन कोई दूध नहीं निकला जिसकी उसे उम्मीद थी। तभी उसे अपनी पीठ पर खिंचाव महसूस हुआ और वो स्वर्गीय कोमलता से दूर हो गया। वो अपनी आंखें खोलने ही वाला था और जांचने ही वाला था कि क्या गड़बड़ है, लेकिन जल्द ही उसे फिर से नरमी और कोमलता महसूस हुई। इस बार जब उसने गुलाबी मोतियों को पकड़ा तो दूध बाहर निकलने लगा। फुफुफु, प्रिय, क्या तुम भूल गए कि माँ कहाँ थी? लिलिथ ने लिथ के बालों को सहलाया और प्यार से कहा। लिथ, जो आधी नींद में था, अपनी माँ की टिप्पणी सुनने के बाद अब पूरी तरह से जाग गया था। उसने अपनी आंखें खोलीं और ऊपर देखा और लगभग 30 वर्ष की उम्र की चांदी के बालों वाली, बैंगनी आंखों वाली महिला की परिचित मात्र आकृति देखी। यह उसकी माँ लिलिथ थी जो उसे प्यार से देख रही थी। उसने शराब पीना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर 20 साल की परिचित चांदी के बालों वाली, बैंगनी आंखों वाली महिलाओं को देखा। यह उसकी बहन थी जो अपने चेहरे और कानों पर हल्का सा लाल रंग लगाए हुए मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। उसने अपनी नज़र थोड़ी नीचे झुकाई और उसके स्तनों को उसकी पोशाक से बाहर देखा। उसके एक स्तन के निपल क्षेत्र के आसपास थोड़ा गीलापन था। अब उसे एहसास हुआ कि वो गलत जगह से शराब पी रहा है। वो फिर भी परेशान नहीं हुआ, घूम गया और अपना काम करने लगा। अरे प्रिय, ऐसा लगता है कि वो अब भी अपनी माँ के स्तन से अधिक प्यार करता है। क्या वह नहीं है? लिलिथ ने फिर अपनी बेटी को चिढ़ाया। लूसी थोड़ी शर्मिंदा हो गई और उसने अपनी माँ की छेड़खानी का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने स्तनों को वापस अपनी पोशाक में डाल लिया। वो उठकर जाने ही वाली थी कि उसे लगा कि वो नहीं जा सकती। उसकी माँ ने उसे फिर से कमर से पकड़ रखा था। लिलिथ ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसे फिर से चिढ़ाने के बारे में सोचा। वो बीच में मौजूद लिथ को ले गई और दूसरी तरफ थोड़ा लुढ़क गई। लिथ जो अपना व्यवसाय कर रहा था, उसे फिर से रोका गया, लेकिन उसे परिचित रोलिंग स्थिति महसूस हुई, जिसका मतलब था कि ये दूसरे उल्लू को चूसने का समय था। उसने अपना मुंह उसके चूचुक से हटाया और दूसरे पर लगा लिया। निपल से अभी भी थोड़ा सा दूध निकल रहा था, जो दर्शाता है कि इसे पूरी तरह से चूसा नहीं गया था।
इसके बाद लिलित अपनी बेटी को अपने अब मुक्त हो चुके निपल के करीब ले आई और उसके चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराई, जो अब पहले की तुलना में अधिक लाल रंग में चमक रहा था। लूसी अपनी माँ की चंचल मुस्कान को देखकर समझ गई कि वो उसे फिर से चिढ़ा रही है। उसने ज्यादा नहीं सोचा और गिरे हुए दूध को चाट लिया और फिर अपनी माँ के निप्पल से चिपक गई और चूसने लगी। लिलित ये देखकर कि उसकी बेटी कितनी आज्ञाकारी है और उसके साथ कितनी साहसी है, वह खुशी से मुस्कुराई। उसने अपने और लित के बालों को सहलाया और दोनों के माथे को चूमा। ये कुछ देर तक चलता रहा और लित के रुकने पर खत्म हो गया। सुप्रभात माँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने होठों के कोने पर थोड़ा सा दूध रख लिया। सुप्रभात प्रिया, लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने अंगूठे से दूध पोंछा और उसके होठों पर एक चुंबन दिया। गुड मॉर्निंग माँ, लूसी ने बगल से कहा। शर्मिंदगी के कारण उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सुप्रभात प्रिया, लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके होठों पर एक चुंबन दिया। उसने जल्दी से अपने छोटे भाई के होठों पर एक चुंबन दिया और चौंकी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह उठकर चली गई। वह जानती थी कि अगर वह थोड़ी देर और रुकी तो उसकी माँ उसे फिर से चिढ़ाएगी। लिलित अपनी बेटी की प्यारी प्रतिक्रिया देखकर हंस पड़ी। लित ने कल एवनाइट शहर देखा था, पूरा शहर नहीं बल्कि मचेंट डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा हिस्सा। वो वास्तव में ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह कितना विकसित था। वहाँ रेड़ी पटरी वालों से लेकर ऊंची विलासितापूर्ण दुकानों तक सभी प्रकार की दुकानें थीं। सड़क शायद अच्छी गुणवत्ता के पत्थरों और कंक्रीट से बनाई गई थी। ये रोम की सड़कों की तरह महसूस हुआ, लेकिन बहुत बेहतर और अधिक परिष्कृत था। तभी उन्हें सड़क के बीच में स्ट्रीट लैंप दिखाई दिए। सड़क के बीच में एक छोटा सा बैरियर था जिसके किनारे गहरे रंग के पौधे लगे हुए थे। वे विभिन्न प्रकार के थे, लेकिन उनके रंगों में बहुत अधिक अंतर नहीं था और वे लाल, भूरे, सफेद और काले रंग की रेंज में थे। इसने सुंदरता की एक अच्छी गॉथिक भावना पैदा की। स्ट्रीट लैंप चमकदार थे और उनसे सफेद रोशनी आ रही थी। स्ट्रीट लैंप वास्तव में लैंप नहीं थे। रोशनी की छोटी छोटी गेंदें बिना किसी सहारे के सीधे सड़क की बाधा के ऊपर लटकी हुई थीं और प्रकाश की तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए इसके चारों ओर एक पतला आवरण था। लित इस तरह के दृश्य से आश्चर्यचकित था और वह वास्तव में जानना चाहता था कि ये दुनिया कैसी है। वैम्पायर महाद्वीप का चंद्रमा ही उसके लिए बहुत रहस्यमय था। वो इस दुनिया के बारे में और अधिक जानना चाहता था। वो बिस्तर से उठा और अपनी माँ का हाथ स्नान की ओर खींच लिया। लिलित समझ गया कि लित क्या चाहता है, उसे अंदर ले गया और उसे नहलाया और कपड़े पहनाए। वह भी उसके पास ही नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। कपड़े पहनने के बाद लित अपनी माँ के शयन कक्ष के बुकशेल्फ के पास चला गया। वो जो चाहता था वो नहीं मिल सका, इसलिए उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, दुनिया का नक्शा कहाँ है? तुम दुनिया के बारे में जानना चाहते हो प्रिय? उसने थोड़ा खुश होकर पूछा। वो नहीं जानती थी कि वो अचानक क्यों उत्सुक हो गया, लेकिन फिर भी उसने उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट किया। उसने न जाने कहाँ से एक गोली निकाली और लित को अपनी गोद में बिठा लिया। उसने उसे टैबलेट पर विश्व मानचित्र दिखाया। इस विश्व में 9 महाद्वीप थे। 8 महाद्वीपों पर 8 मुख्य जातियों का कब्जा था और तटस्थ महाद्वीप का प्रबंधन सभी 8 मुख्य जातियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था। प्रत्येक जाति ने बारी बारी से तटस्थ महाद्वीप की रक्षा और प्रबंधन किया। एक टन 10-10 साल तक चलता है। मजबूत प्रतिनिधियों को किसी जाति के गृह महाद्वीप से तटस्थ महाद्वीप में भेजा जाता है। सामान्य प्रवृत्ति यह है कि कम से कम 2 शिखर सम्राट रैंकों को न्यूनतम 10 किंग रैंकों के साथ भेजा जाता है। तटस्थ महाद्वीप के सैन्य एवं प्रशासनिक विभागों में सभी प्रकार की जातियों के लोग हैं।
केवल 2 सम्राट रैंकों और 10 राजा रैंकों को 10 साल के आधार पर घुमाया जाता है। तटस्थ महाद्वीप विश्व के मध्य में है। ये बिल्कुल केंद्र में है और दाईं ओर मिरान महासागर, बाईं ओर ट्रेंट महासागर, दक्षिण में गैंजम महासागर और उत्तर में बेलल महासागर से घिरा हुआ है। विश्व में 7 महासागर हैं, अर्थात फ्राया, ट्रेंट, बेलल, गैंजम, जेहोवन, मिरान और लेरिंग। उत्तरी ध्रुव पर वैम्पायर महाद्वीप स्थित है। ये दक्षिणी ध्रुव से गैंजम और बेलल महासागरों के बीच तटस्थ महाद्वीप होने से अलग होता है। दक्षिणी ध्रुव पर वेयरवुल्व्स महाद्वीप स्थित है। विश्व के पश्चिमी भाग में 3 महाद्वीप हैं। विश्व के पश्चिमी भाग के उत्तर में विच महाद्वीप है। इसके मध्य में ड्रैगन महाद्वीप है। विश्व के पश्चिमी भाग के दक्षिण में दानव महाद्वीप है। विश्व के पूर्वी भाग में पश्चिमी महाद्वीप के समान ही 3 महाद्वीप हैं। उत्तर में एल्विन महाद्वीप है, मध्य में मानव महाद्वीप है, दक्षिण में एंजल महाद्वीप है। महाद्वीप स्वयं महासागरों द्वारा विभाजित होते हैं। 7 महासागर महाद्वीपों को विभाजित करते हैं और उन्हें समान दूरी पर एक दूसरे से दूर रखते हैं। महाद्वीप इतने विशाल होने के कारण और विश्व विशाल होने के कारण टेलीपोर्टेशन सुविधाएं हर जगह एक आम बात है। महाद्वीप के अंदर एक देश से दूसरे देश में टेलीपोर्ट करना सस्ता है और यदि कोई अन्य महाद्वीपों में टेलीपोर्ट करना चाहता है तो उसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने के लिए छलांग लगाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कुछ बहुत दूर हैं और इस प्रकार दुर्घटना हो सकती है। एक सामान्य घटना ये है कि दुनिया के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक जाने के लिए किसी को पहले पिशाच, तटस्थ और वेयरवुल्व्स महाद्वीप से होकर गुजरना पड़ता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वो किस महाद्वीप में है। यही बात पूर्वी भाग पर भी लागू होती है। निस्संदेह इसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ अमीर लोग बहुत मोटी रकम चुकाकर जरूरत पड़ने पर सीधे स्टॉप छोड़कर वांछित गंतव्य तक जा सकते हैं। राक्षसों की सर्वोच्च लूसिफर सीधे उसके महल में टेलीपोर्टेशन सर्कल में कूद जाती है और जब भी वह चाहती है पिशाच रानी लिलिथ से मिलने के लिए नाइटिंगेल देश के एवनाइट शहर में रानी के जिले में शाही महल में आती है। वह स्वयं यात्रा कर सकती है और फिर भी एक दिन के भीतर गंतव्य तक पहुंच सकती है, लेकिन वो एक विशिष्ट एनईईटी है और बेकार चीजों में अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। हालांकि लिलिथ द्वारा अपने नवजात बच्चे की देखभाल करने के कारण उसकी मुलाकातें अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं। वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। लिलिथ को लगता है कि लूसिफर के आसपास रहने से उसका बच्चा उसके कुछ गुणों पर हावी हो सकता है और लूसिफर की तरह निराश हो सकता है, इसलिए उसने उसके आने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। निस्संदेह अगर वो ऐसा कुछ भी बन जाता है तब भी वो उससे बहुत प्यार करेगी, लेकिन हे, सावधानी बरतना ही बेहतर है ना। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क द वर्ल्ड 2। मैं माँ की गोद में बैठा हूँ और वह मुझे दुनिया की अलग अलग जगहें दिखाने के लिए टैबलेट स्क्रीन पर टैप, जूम इन, आउट और स्वाइप कर रही है। टेलीपोर्टेशन के विषय पर उसने लूसिफर के बारे में भी थोड़ी आलोचना की। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ लूसिफर के इतनी खिलाफ क्यों है। क्या वो उससे नफरत करती है या कुछ और? ओह ठीक है, लूसिफर एक राक्षस है ना? क्या वो बहुत आकर्षक कपड़े पहनती है? ऐसे ही एक 3 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा उन चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहा था जिनके बारे में एक बच्चे को नहीं सोचना चाहिए। अगर इस समय लिलिथ ने अपने दिमाग को पढ़ा होता तो उसे निश्चित रूप से अपने छोटे से नितंब पर एक तमाचा लगा होता। वो दिमाग पढ़ने में सक्षम थी, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों पर ऐसी चीजें नहीं आजमाती थी। वो उनसे बहुत प्यार करती है और ऐसे काम करने से बचती है जो उसके बच्चों के हित में नहीं है। वो दुनिया में सबसे ताकतवर थी और ये दिखावे के लिए नहीं था। माँ के अनुसार
प्रत्येक जाति में 8-10 शिखर सम्राट रैंक होते थे और वे सभी एक महाद्वीप के एक देश के शासक होते हैं। वे सबसे ऊपर और एक से नीचे हैं और वो एक व्यक्ति उस जाति या महाद्वीप का सर्वोच्च पद का व्यक्ति है। 15 से अधिक सर्वोच्च रैंक वाले व्यक्ति नहीं हैं। 8 खुले में हैं और दुनिया में हर कोई जानता है और बाकी या तो एकांत में हैं या सामान्य लोगों के बीच छिपे हुए हैं, क्योंकि सर्वोच्च पद होना और पूरी जाति या महाद्वीप का अपने पास न होना बहुत शर्मनाक है। संक्षेप में, वे असुरक्षित हैं, इसलिए उन्होंने छुपे रहना चुना। जहाँ तक एकांत में रहने वालों की बात है, वे या तो बहुत आलसी हो रहे हैं या अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 सर्वोच्च रैंकों में से 8 खुले में सबसे मजबूत हैं और इसलिए उनमें से बाकी खुले में नहीं आते हैं। दुनिया के शिखर पर होते हुए भी थोड़ा असुरक्षित हैं। क्या वे मूर्ख हैं या कुछ और? फिर भी माँ ने कहा कि 8 मेन वाले के संपर्क में जरूर रहना। वे बाकी दुनिया से छिपे रहते हैं, लेकिन वे 8 मुख्य लोगों से संपर्क बनाए रखते हैं और उन्हें अपना वरिष्ठ मानते हैं और समय समय पर उनसे टिप्स लेते हैं। सर्वोच्च अधिकारी अपने कनिष्ठों से नाराज न हो और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए ही हर 25 वर्ष बाद एक बैठक आयोजित करते हैं। बैठक में भाग लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वे सभी यहाँ सिर्फ बातचीत करने और मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। उनके स्तर पर बात करने के लिए किसी को ढूंढना आसान नहीं है। रुकिए, क्या ये सिर्फ एक उच्च स्तरीय चाय पार्टी नहीं है? क्या वे बस ऊब नहीं गए हैं? ये कहना क्या बकवास बहाना है कि यह कुछ महत्वपूर्ण मामलों के लिए है। लिलित ने लित की ओर देखा और यह अच्छी तरह से जान लिया कि बैठक के बारे में बात करने के बाद वह क्या सोच रहा था। वह जानती थी कि उसका बेटा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बुद्धिमान था, उस समय लूसी से भी अधिक। उसने उसके माथे को हल्के से झटका दिया। आउच माँ, लित ने कहा और अपने दोनों हाथों से अपना माथा रगड़ा। फुफुफु, ज्यादा मत सोचो प्रिय, ये तुम्हारे लिए स्वस्थ नहीं है। वो थोड़ा मुस्कुराई और उसके माथे को चूमकर बोली। यदि केवल लिलित को पता होता कि उसका बेटा कितना ज्यादा सोचता है, तो निश्चित रूप से उस स्थिति में उसे हल्का सा माथा झटका नहीं मिलता। चाय पार्टी का जिक्र करते समय मेरा मतलब सर्वोच्च रैंकों की महत्वपूर्ण बैठक से है। माँ इसके बारे में बात कर रही थी, अगर यह बहुत सामान्य होता। रुकिए, मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न जातियों के सर्वोच्च पद एक कमरे में हैं? क्या झगड़े नहीं होंगे? मैं अपनी माँ की ओर देखता हूँ और पूछता हूँ, माँ, अगर अलग अलग लोग एक ही कमरे में हों, तो क्या वे लड़ेंगे नहीं? मैं जानता हूँ कि मेरी माँ को मेरी बुद्धिमत्ता के बारे में पता है, इसलिए मैं उनसे यह बात बेझिझक पूछती हूँ। मैं 1.5 साल से उसके दिमाग में यह विचार डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं उससे और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकूँ। वो उस चीज़ के बारे में क्यों बात करेगी जिसे एक बच्चा भी नहीं समझ सकता? यही एकमात्र कारण था। मैं वास्तव में इस दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए मुझे अपनी माँ से जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना पड़ा। वो धीरे से मुझे सामान के बारे में समझाने लगी। उसने इसे मेरे समझने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा। तो माँ के अनुसार विभिन्न जातियों के विभिन्न सर्वोच्च पद लड़ते तो हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से एक दूसरे के प्रति शत्रु नहीं होते हैं। विभिन्न नस्लों के लोग एक दूसरे के प्रति शत्रु हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने तक भी जा सकते हैं, लेकिन शीर्ष स्तर पर जहाँ केवल 15 ऐसे व्यक्ति हैं, वे ईमानदारी से ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करते हैं। वे अलग अलग नस्ल के हैं, मामलों के बारे में उनकी अलग अलग राय है, लेकिन क्या मूर्खतापूर्वक एक दूसरे को क्यों मारें? उनके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। शक्ति, धन और प्रसिद्धि। ठीक है, कनिष्ठों के पास प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च रैंक के पास वास्तव में सब कुछ है, तो वे बिना किसी कारण के क्यों लड़ेंगे?
संसार के सर्वोच्च प्राणियों के बीच मामूली झगड़े ही होते हैं। उदाहरण के लिए, लूसिफर बूढ़े आदमी एलेक्स पलाडिन से नफरत करता है। वो स्वर्गीय सम्राट है और वो देवदूत जाति की देखभाल करता है। वो बूढ़ा हो सकता है लेकिन किसी भी तरह से बूढ़ा नहीं दिखता। वो वास्तव में 30 के आसपास का लग रहा है। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें हैं और वो लोगों को एक पवित्र और राजसी आभा देता है। यहाँ तक कि उनकी फोटो देखकर भी आपको पवित्रता का एहसास हो सकता है। उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। माँ ने मुझे टैबलेट में उसकी फोटो दिखाई और मुझसे कहा कि दिखने में धोखा हो सकता है। वो वास्तव में 10 लाख वर्ष से अधिक पुराना था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या सचमुच लोग यहाँ इतने ही रहते हैं? लेकिन यह एक जादुई दुनिया है और चीनी खेती के उपन्यासों की तरह जियानगसिया दुनिया नहीं है। लूसिफर और एलेक्स के बीच दादा और पोती का रिश्ता है। वो उसके प्रति उसकी चिंताओं से चिढ़ महसूस करती है और वास्तव में वो उसकी पवित्र आभा को नापसंद करती है। एलेक्स की तुलना में लूसिफर बहुत छोटी है लेकिन उसकी उम्र भी लाखों में थी। एलेक्स लूसिफर को एक छोटी लड़की की तरह मानता है और उसे उसका मजाक उड़ाना पसंद है, इसलिए वह उससे नफरत करती है। अरे रुको, क्या आपके पास सिर्फ दादाजी के मुद्दे नहीं हैं? बचकानी हरकत करने वाले इन सर्वोच्च रैंकों के साथ क्या हुआ? और लूसिफर सबसे खराब व्यक्ति होने की पराकाष्ठा क्यों है? क्या माँ अतिशयोक्ति कर रही है या लूसिफर सचमुच मूर्ख है? कहीं दूर, एक अंधेरे वातावरण में, एक राजसी महल के अंदर जो किसी भी तरह वैसा ही दिखता था जैसा कि लित वर्तमान में रह रहा था, सिवाय इसके कि यह थोड़ा अधिक पवित्र और पवित्र दिखता था। बाहरी उदास और अंधेरे वातावरण के विपरीत, एक के अंदर यह कमरा है। एक सुंदर महिला सोफे पर नींद की स्थिति में थी, बहुत सुंदर तरीके से नहीं और दुनिया की किसी भी परवाह के बिना, और रोशनी बंद थी। टेलीविजन स्क्रीन की रोशनी को छोड़कर महिला अपने पजामे में थी और अपने पसंदीदा स्नैक्स खाते हुए टीवी देख रही थी। अचू! महिला ने जोर से छींक मारी और रुमाल से अपनी नाक पोंछ ली। धिक्कार है, कौन मुझे बुरा कह रहा है? लूसिफर ने शाप देते हुए कहा। दूसरी ओर लित बहुत आश्चर्यचकित था। ये दुनिया वास्तव में बहुत शांतिपूर्ण थी। ओह ठीक है, शांतिपूर्ण अर्थ में, वास्तव में कहीं भी दौड़ के बीच कोई बड़ा जलवायु युद्ध नहीं हो रहा था। यदि सबसे मजबूत लोग इसका मुकाबला नहीं करते हैं, तो क्या ये वास्तव में गंभीर है? सर्वोच्च और सम्राट रैंकों को छोड़कर बाकी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति शत्रु थे। वे अन्य जातियों को नापसंद करते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे। सम्राट रैंक शत्रुतापूर्ण नहीं थे क्योंकि जो लोग इन रैंकों तक पहुंचते हैं उन्हें उनके सुप्रीमो या अन्य सम्राटों द्वारा उनके प्रारंभिक चरण में अच्छी तरह से शिक्षित किया जाता है। दुनिया में प्रचुर संसाधन हैं लेकिन सम्राट पद तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इस स्तर पर उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है और इसलिए दूसरी जाति के प्रति नफरत और खुद को खतरे में डालने जैसी बचकानी बात के लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं था। इस चरण तक पहुंचना आसान नहीं है और भले ही लोग पुनर्जन्म ले सकें, फिर से शुरुआत कर सकें, फिर भी वे जोखिम नहीं लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सम्राट रैंक का व्यक्ति अपने जीवन को बहुत महत्व देता है और सर्वोच्च रैंकों की तरह उनकी भी अपनी बोरियत से बाहर निकलने के लिए अपनी बैठकें होती हैं। अन्य जातियों के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने और अपने हित और जीवन की रक्षा के लिए इन सम्राट रैंकों ने एक गठबंधन बनाया। इसे द एम्परर एलायंस कहा जाता है और हर दशक में गठबंधन द्वारा आयोजित बैठक में दुनिया भर से विभिन्न देशों और जातियों के लोग चर्चा करने और मौज मस्ती करने के लिए एक साथ आते हैं। सभा में पूरे महीने औपचारिक और अनौपचारिक बैठक होती है।
गठबंधन बनाया गया है और बैठक ये कहकर आयोजित की जाती है कि यह शांति पर चर्चा करने और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए विश्व नेताओं की एक सभा है। ये सब एक दिखावा है जिसे ये बच्चे बनाते हैं ताकि वे घूम सकें। इस विषय पर माँ ने मुझसे कहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक बच्चों का खेल है। खैर, शिखर पर होने के कारण लोगों का दृष्टिकोण निश्चित रूप से अलग अलग होता है। अपनी माँ से बात करते हुए मैं निश्चित रूप से महसूस कर सकता हूँ कि उनकी वजह से मेरा विश्व दृष्टिकोण बदल रहा है। मैंने अपनी जादुई यात्रा अभी शुरू भी नहीं की है और मैं सिर्फ 3 साल का छोटा बच्चा हूँ और फिर भी मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में सभी झगड़े बेवकूफ़ी और निरर्थक झगड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। माँ ने देखा कि वो अपने दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह के कारण मेरा दृष्टिकोण बदल रही है, इसलिए उन्होंने इसे तुरंत छोड़ दिया और मुझे गंभीरता से बताया कि निम्न स्तर पर झगड़े और संघर्ष आवश्यक हैं। आप खनिजों को संसाधित किए बिना एक अच्छी तलवार नहीं बना सकते। कच्चे खनिजों से एक अच्छी तलवार बनाने के लिए काटना, पीसना, पॉलिश करना, पिघलाना और अशुद्धियां निकालना आवश्यक कदम हैं। और बाद में इसे आकार देने के लिए अंतिम रूप से इसे पीटकर आकार देना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार आपको एक उत्तम तलवार प्राप्त होगी। इसलिए एक महान और आदर्श व्यक्ति बनने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों और कठिनाइयों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की चीजों का अनुभव करने की आवश्यकता है। शीर्ष पर बैठे लोग इतने लापरवाह और तनावमुक्त हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में सभी प्रकार की चीजों का अनुभव किया है और इस प्रकार उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। मून मेरे लिए ये सब चीजें सीखना अभी भी जल्दबाजी होगी। मुझे आश्चर्य है कि बात इतनी कैसे बढ़ गई कि माँ ने मुझे अचानक ही इतनी जोश भरी बातें दी। वैसे भी मैं उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, उस पर मेरा पूरा ध्यान था क्योंकि शुरुआत में उसकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी थी। ये बहुत सुखदायक है और मुझे बहुत आरामदायक महसूस कराता है और दूसरी बात, वो मेरी माँ है। पुनर्जन्म के बाद इस नई दुनिया में मेरा एकमात्र परिवार या अपनापन है। मेरे लिए वास्तव में कोई भी चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती, यहाँ तक कि ये दुनिया कैसे काम करती है, ये भी उतना मायने नहीं रखता जितना मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन। इन 3 वर्षों में मेरा इन दोनों से और भी अधिक लगाव हो गया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब भी मैं अपनी माँ के आलिंगन में या अपनी बहन के साथ होता हूँ तो मुझे सहजता और घर जैसा महसूस होता है। माँ के उत्साहवर्धक भाषण देने के बाद मैंने विश्व मानचित्र को फिर से देखा और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि इस दुनिया में वास्तव में 9 चंद्रमा हैं। वस्तुतः प्रत्येक महाद्वीप के लिए एक चंद्रमा है। हालांकि केवल एक ही सूर्य है और ध्रुवों पर होने के कारण वेयरवुल्व्स और पिशाचों के महाद्वीप में कोई सूर्य का प्रकाश नहीं है। रात्रि के प्राणी कहलाने के योग्य शेष महाद्वीपों में दिन और रात का एक उचित चक्र होता है। ये चक्र सामान्य 24 घंटे का चक्र है। सभी 9 चंद्रमा चांदी के रंग के हैं, लेकिन विभिन्न महाद्वीपों के संबंध में उनके रंग अलग अलग हैं। वैम्पायर महाद्वीप के चंद्रमा पर लाल रंग था, वेयरवुल्व्स का रंग नीला था। ड्रैगन नारंगी रंग, दानव बैंगनी रंग, चुड़ैले भूरा रंग, कल्पित बौने हरा रंग, मनुष्य पीला रंग, देवदूत सुनहरा रंग। तटस्थ महाद्वीप पर एक सियान रंग था। चंद्रमा चांदी जैसे दिखते थे, लेकिन अपने अपने रंग के कारण चंद्रमा के चांदी के रंग में अलग अलग रंगों की हल्की सी झलक जुड़ गई थी, जिससे इसकी सुंदरता एक स्तर तक बढ़ गई थी। भूमि इतनी विशाल होने के कारण समय अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि एक ही देश में एक शहर से दूसरे शहर में भी बहुत भिन्न होता है। इस प्रकार दिन भी अलग अलग हैं। विश्व के नेताओं अर्थात सम्राटों ने एक समाधान निकाला और तिथियों के लिए एक सार्वभौमिक कैलेंडर बनाया। ये सामान्य 365 दिन का कैलेंडर था,
हालांकि वास्तव में किसी ने भी समय का पालन नहीं किया। इस दुनिया में लोगों की उम्र लंबी होती है और समय और तारीख वास्तव में ज्यादा मायने नहीं रखती। किसी भी बैठक या सभा का समय और तारीख तय करने के लिए वे बस स्थानीय समय बताते हैं, जिसके बाद तारीख की आवश्यकता होती है। ये तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया है और इसलिए उनके पास समय और तारीखों के लिए स्मार्टफोन जैसे सरल उपकरण हैं। लोग एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, भले ही वे अलग अलग महाद्वीपों में हों। कोई स्वयं को दानव महाद्वीप से एंजल महाद्वीप तक, जो इस दुनिया के विपरीत छोर पर हैं, ऑनलाइन जोड़ सकता है। सचमुच बहुत दिलचस्प दुनिया है। मैं माँ की गोद से उठ गया। मुझे बैठे हुए और माँ से पढ़ाते हुए कई घंटे हो गए हैं। मैं थोड़ा सा खींचा और अपनी माँ के होठों को चूमा और उन्हें गले लगा लिया। उसने मुझे वापस गले लगाया और धीरे से मुझे अपने साथ बिस्तर पर लिटा लिया। मैंने उसके मम्मों को उसकी ड्रेस से बाहर निकाला और फिर से दूध पीना शुरू कर दिया। इतने में लूसी कमरे में आ गई। यह अभ्यास का समय है प्रिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपनी माँ की चूची को छोड़ दिया और थोड़ा सा दूध बाहर गिर गया। मैंने उसे चाट कर साफ कर दिया और उठकर अपनी बड़ी बहन के पास गया। मैंने उसे गले लगाया और उसे एक चुंबन दिया और वह मुझे अभ्यास के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र में ले गई। मैंने फिर से तलवार चलाने का अभ्यास किया और बाद में अपनी बड़ी बहन के साथ स्नान किया। उसी दौरान माँ भी शामिल हो गई और बाद में सोने का समय हो गया। माँ हमेशा की तरह नंगी हो गई और मेरे साथ बिस्तर पर सो गई। मैं दोबारा दूध पीने ही वाला था कि उसने मुझे टोक दिया। इंतजार करो दोस्त, सोने से पहले पहले माँ का खून पीना पड़ता है। यह माँ के साथ आपके वंश को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेगा। ये भविष्य में इस प्यारे छोटे पिशाच को एक बड़े मजबूत पिशाच में भी बदल देगा। माँ मुस्कुराई और मेरी नाक पर चुटकी बजाते हुए बोली, मैं वास्तव में इसका महत्व नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी माँ मुझसे कुछ करने के लिए कहती है, तो मैं वास्तव में उनसे सवाल नहीं करता या यह नहीं सोचता कि क्यों। कारण, वो मेरी माँ है, वो निश्चित रूप से सर्वोत्तम हित में सोचेगी, इसलिए मैं वास्तव में इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। 3 साल का छोटा पिशाच फिर से बहुत ज्यादा सोच रहा था। माँ ने मुझे खून पीने के लिए अपनी कलाइयाँ दी। स्पष्ट रूप से वो पिछली बार से अपना सबक सीख रही है। मैं इसकी अनुमति कैसे दे सकता हूँ? मेरा मतलब है कि अहम को उत्तेजित करने के लिए मुझे उसके गले से इसे पीना होगा। मेरा मतलब है कि माँ के साथ बेहतर संबंध बनाना और अधिक घनिष्ठ होना। मैंने बस उसकी कलाई से थोड़ा सा खून पी लिया और कहा, माँ, इसका स्वाद पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। क्या मैं इसे तुम्हारे गले से नहीं पी सकता? मैंने पिल्ला जैसा चेहरा बनाया और उससे पूछा। लिलिथ होने के नाते, यानी एक ऐसी महिला जिसके पास एक मजबूत मातृ भावना थी, तुरंत सहमत हो गई। वो अपने बेटे के मासूम और पिल्ला चेहरे को संभाल नहीं सकी और उसका दिल तुरंत पिघल गया। तुम जहाँ चाहो वहाँ से पी सकते हो प्रिया, लिलिथ मुस्कुराया और लिथ के माथे को चूम कर कहा। उसने उसे जैसा चाहे वैसा करने दिया। लिथ ने कोई मौका न गंवाते हुए उसकी गर्दन से खून पी लिया और लिलिथ पहले की तरह उत्तेजित हो गई। केवल कुछ सेकंड के बाद उसे लगा कि वो अब और नहीं पी सकता, इसलिए उसने जाने दिया। फिर वो नीचे उतरा और एक हाथ से उसके निप्पल से खेलने लगा और दूसरे हाथ से अपने मुंह से चाटने, चूसने और काटने लगा। उसे पता नहीं चला कि कब, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सो गया। लिलिथ अपने प्यारे बेटे को थका हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसे अपने दूसरे स्तन से दूध पीने का भी मौका नहीं मिल रहा था। प्रिया, तुम सचमुच बहुत खास हो। कोई भी व्यक्ति किसी महान व्यक्ति का खून पीने और जागने में सक्षम नहीं है और उसके पास अन्य काम करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा बची हुई है। फुफुफु, लिलिथ ने लिथ को गर्व से देखा।
उसने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और उसके बालों को सहलाया। ये पिशाच जो दुनिया भर में घूमता और आतंकित करता था और केवल 10,000 साल पहले रुका और 1,000 साल पहले निष्क्रिय हो गया, एक ऐसे प्राणी की तरह दिख रहा था जो एक चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर 10,000 साल पहले किसी को बताया जाए कि उसका ये पक्ष भी हो सकता है, भले ही आप उन्हें पीट पीट कर मार डालें, तो वे कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे और आपको ऐसे देखेंगे जैसे कि आप एक बेवकूफ हैं। इस समय अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी, महान रंक, लिलिथ एव्योर। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। 3 साल का समय बीत गया। 3 साल बीत गए। इन पिछले 3 वर्षों में लित ने तलवार चलाने के अभ्यास के अलावा कुछ नहीं किया। उसका शरीर बढ़ रहा था, इसलिए उसे अपनी गतिविधियों के अनुरूप ढलना पड़ा। तलवार पर पूरी तरह से महारत हासिल करने में उसे 2 या 3 साल और लग सकते हैं और उसके बाद वो अन्य हथियारों से शुरुआत कर सकता है। तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के साथ स्नान करते थे और उनकी माँ भी इसमें शामिल होती थी। बाद में रात में लित अपनी माँ का खून चूसता था और वो ऐसा कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाता था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी माँ का दूध पी पाता था और थकावट के कारण सो जाता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि केवल कुछ सेकंड के लिए उसका खून पीने के बाद उसे पेट क्यों भरा हुआ महसूस होता है, तो उसने बस इतना कहा, माँ बहुत मजबूत है। और एक माचो मैन की तरह डबल बाइसेप पोज देते हुए एक आत्मसंतुष्ट लुक बनाया। मैंने अब और नहीं पूछा क्योंकि मैं समझ गया था, वो एक सर्वोच्च रैंक है, इसलिए उसका खून निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली होगा और मैं एक छोटे पिशाच से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जिसने अभी तक अपनी जादुई यात्रा भी शुरू नहीं की है। इतनी मेहनत के बाद मुझे उसका आनंद बिंदु मिल गया और मैं जाग भी नहीं सका। ठीक है, मैं सहमत हूँ, मैंने कोई प्रयास नहीं किया और यह गलती से मिल गया, लेकिन फिर भी मैं उसकी अभिव्यक्ति को देखने के लिए जाग भी नहीं सका। हर रोज बहुत कोशिश करने और सहन करने के बाद आखिरकार मुझे एक तरकीब मिल गई। हालांकि खून का स्वाद इतना लाजवाब होता है, फिर भी मैं 1 सेकंड के बाद ही इसे पीना बंद कर देता हूँ। फिर मैं थोड़ा रुकता हूँ और 1 सेकंड के लिए दोबारा पीता हूँ। तो पिए, रुके, रुके, दोहराएं। यह वो दिनचर्या थी जो मैंने की और काफी देर बाद मुझे पेट भरा हुआ महसूस हुआ और मैं अधिक देर तक जागकर उसके स्तनों के साथ खेलने में भी समय बिता सका। रोज अपनी खूबसूरत माँ के नंगे बदन को देखे बिना और थक कर सो जाना बहुत बड़ा पाप था। कोई मूर्ख ही ऐसा करेगा, इसलिए मुझे सुधार और अनुकूलन करना पड़ा। माँ को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि जब मैं उसे काटता हूँ तो क्या उसे कोई दर्द महसूस होता है, तो वो थोड़ा मुस्कुराई और मेरी गर्दन पर काट लिया। मुझे लगा कि दर्द होगा, लेकिन जब उसने मेरा थोड़ा सा खून चूसा तो ऐसा लगा स्वर्गीय। ये बहुत अच्छा लगा और मैं इसका वर्णन केवल इतना ही कर सकता हूँ कि शायद एक बड़ा चरम सुख प्राप्त हो रहा है। मुझे नहीं पता, मैं पिछले जन्म में केवल 19 साल की कुंवारी लड़की थी। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं उसी तर्ज पर मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और जब माँ मुझे काटती है तो बस झुनझुनी महसूस होती है। अब मैं समझ गया, जब मैं उसकी गर्दन पर काटता हूँ तो उसे भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही 3 साल बीत गए। मैंने प्रशिक्षण लिया, अपनी माँ का खून चूसा और सो गया तथा इस दिनचर्या को प्रतिदिन दोहराया। निस्संदेह हमने बहुत सारे चुंबन भी किए और मैं हर दिन और कभी भी, कहीं भी उसके स्तनों के साथ खेलता था। मैं भी बेशर्मी से अपनी बड़ी बहन के स्तनों के साथ खेलता था जब वह मुझे प्रशिक्षण क्षेत्र में ले जाती थी। पहले तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर उसे मेरे छूने की आदत हो गई। इसलिए अब मैं अपनी माँ और अपनी बहन दोनों के स्तनों के साथ जी भर कर खेल सकता हूँ। इन वर्षों के दौरान रात में
मेरी बड़ी बहन कभी कभी हमारे साथ आकर सोती थी और सुबह जब मैं उठकर पेट भर दूध पी लेता था तो मोथ बड़ी बहन को भी अपना दूध पीने के लिए मजबूर करती थी। पहले तो उसे संघर्ष करना पड़ा लेकिन फिर उसे इसकी आदत हो गई। ये उसकी आदत बन गई। मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मुझे अपनी माँ के खूबसूरत बड़े स्तनों से दूध पीते समय खेलने के लिए स्तनों का एक और जोड़ा मिल गया था जो मेरी बड़ी बहन का था। माँ का दूध पीते समय मैं लूसी के मम्मों को उसकी ड्रेस से बाहर निकाल देता था और उन्हें मसल कर मनचाहा आकार दे देता था। सबसे पहले यह आसान नहीं था क्योंकि मेरे हाथ छोटे थे और इसलिए मैं केवल उसके एक स्तन के साथ खेल सकता था, लेकिन माँ एक पागल महिला थी। उसने मुझे अपने पेट के बल लूसी के पास बिठाया ताकि मैं उसके साथ अच्छे से खेल सकूं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन खुशी भी हुई। मैंने इसके लिए धन्यवाद स्वरूप अपनी माँ को उसके होठों पर एक चुंबन दिया। लूसी को अच्छा लगा जब मैंने उसके स्तनों के साथ भी खेला, अन्यथा उसे संघर्ष करना पड़ता या कम से कम मेरी प्रगति का कुछ प्रतिरोध करना पड़ता। अभी हम अपनी प्यारी माँ के स्तनों से दूध पी रहे थे और मैं अपनी बड़ी बहन के स्तन भी सहला रहा था। मेरा हाथ अब उस तक आसानी से पहुँच सकता था। इन 3 सालों में मैं बहुत लंबा नहीं हो पाया, या ऐसा है कि मेरी माँ और बहन इतनी लंबी हैं कि मेरी ऊंचाई नगण्य लगती है। मुझे नहीं पता, अगर मैं उसे पीछे से पकड़ लूं तो अंततः मैं अपनी माँ के नितंबों तक पहुँच सकता हूँ। यह मुश्किल से ही काफ़ी था कि मेरा चेहरा उसकी पीठ में समा जाए और उसकी गुलाबी दरार को सूंघ सकूं। बेशक, अपनी लंबाई का परीक्षण करने के लिए मैंने जानबूझकर उसे सुबह स्नान के दौरान पीछे से गले लगाया, जब हम दोनों नग्न थे। उसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी थी। उसमें गुलाबों की बहुत हल्की लेकिन बहुत सुगंधित खुशबू थी। इसमें थोड़ी मीठी खुशबू भी आ रही थी। मैंने प्रशिक्षण के बाद स्नान के दौरान अपनी बड़ी बहन को भी गले लगाया ताकि मैं गंध को अलग कर सकूं और उनकी थोड़ी तुलना कर सकूं। मेरी बड़ी बहन की खुशबू भी गुलाब की तरह थी, लेकिन वह मेरी माँ के विपरीत अधिक मजबूत और अधिक सुगंधित थी। ये तीव्र गंध कठिन युद्ध करने वाले योद्धाओं के लिए बहुत उपयुक्त थी। खैर, यह मेरी बड़ी बहन के लिए उपयुक्त है क्योंकि वो युद्धोन्मत्त है। मैंने उसे महल की नौकरानियों और शूरवीरों के साथ झगड़ते देखा है। सबसे पहले मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि महल में नौकरानियां इतनी मजबूत थीं। अरे, जो नौकरानी हमारे लिए व्यापारी जिले तक गाड़ी चला रही थी, वह मेरी बहन के बराबर थी। यहाँ एक अत्यंत राजा रंक मात्र एक नौकरानी है। मुझे नहीं पता कि किंग रंक ढूंढना इतना आसान है या ये सिर्फ मेरी माँ है, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है और वो ये है कि केवल सबसे मजबूत व्यक्ति ही इस तरह का व्यवहार कर सकता है। माँ का दूध चूसने और जी भर कर अपनी बड़ी बहन के स्तनों से खेलने के बाद मैं उठा और माँ के होठों को चूमा और अपनी बड़ी बहन के होठों को भी चूमा। माँ ने मुझे चूमने के बाद बड़ी बहन के होठों पर चूमा। मैं बिस्तर से नीचे उतरा और बॉडी मिरर के सामने आ गया। दर्पण बहुत बड़ा था। मैंने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए और खुद को शीशे में देखा। मुझे अपनी माँ और बड़ी बहन के सामने कोई शर्म महसूस नहीं हुई। ये बहुत सामान्य लगा। मुझे लगता है ये मुझे मेरी माँ से मिला है। वो हमें स्तनपान कराने के बाद उठती और हम दोनों को कमर से पकड़कर स्नान के लिए ले जाती। वह पूरे समय नग्न थी। नहाने के बाद भी वह पहले हमें सुखाती थी, फिर खुद को सुखाती थी और फिर नंगी ही अलमारी की ओर चली जाती थी जैसे कि यह कोई मामूली चीज हो। मैंने खुद को दर्पण में देखा और पाया कि मुझ पर बहुत अधिक शिशु वसा है, लेकिन यह मुझे मोटा या फूला हुआ नहीं दिखता है, बल्कि यह सिर्फ एक बच्चे की तरह महसूस होता है जो बहुत खेलता है। मेरी मांसपेशियां अभी तक विकसित नहीं हुई हैं और न ही तराशी हुई हैं। इसे बस थोड़ा सा टोन किया गया है, बस इतना ही।
मुझे भी अपनी माँ और बड़ी बहन की तरह चांदी के बाल और बैंगनी आंखें पसंद हैं। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक पारिवारिक चीज है। लिलित ने लित को खुद को नग्न अवस्था में दर्पण में देखते हुए देखा और थोड़ा खुश महसूस किया। वो उठी और उसके पास चली गई, निस्संदेह नग्न अवस्था में। एक बच्चा, एक महिला खुद को आईने में देख रहे थे। दोनों के चांदी के बाल और बैंगनी आंखें हैं। वे निश्चित रूप से माँ बेटे की जोड़ी की तरह लग रहे थे। फिर महिला ने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया और यह बहुत अच्छा लगता अगर ये तथ्य न होता कि वे नग्न थे। लूसी अपने छोटे भाई और माँ को देख रही थी, जो नग्न होकर दर्पण में देख रहे थे। यह निर्णय लेने की बहुत कोशिश कर रही थी कि वो उनके साथ जुड़ेगी या नहीं। 1 सेकंड से अधिक समय बाद उसके कपड़े अब जमीन पर थे और वो नग्न होकर उनके पास चली गई। अब 2 महिलाएं और एक महिला की गोद में एक बच्चा दर्पण में देख रहे थे। वे तीनों अपने जन्मदिन के सूट में थे। उन तीनों के बाल सुनहरे और बैंगनी आंखें थीं और वे एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते दिखते थे। वो युवा महिला जो लगभग 20 वर्ष की लग रही थी, लगभग 30 वर्ष की महिला के युवा संस्करण की तरह लग रही थी, और बच्चा, वो वृद्ध महिला का एक पुरुष बाल संस्करण जैसा लग रहा था। युवा महिला का स्तन भी काफी हद तक बुजुर्ग महिला जैसा ही दिखता था, लेकिन आकार में थोड़ा छोटा था। उसके उभार और शरीर भी एक जैसे थे और वो बड़ी उम्र की महिला की तुलना में कुल मिलाकर थोड़ी छोटी थी। वो बड़ी उम्र की महिला का एक छोटा युवा संस्करण लग रही थी। माँ, हम एक जैसे दिखते हैं, लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ दोस्त, आखिर तुम दोनों मुझसे ही पैदा हुए हो। तुम्हें पता है कि तुम मुझ में से कहाँ से निकले हो? या क्या आप चाहते हैं कि माँ आपको इसके बारे में बताएं? लिलित मुस्कुराया और लूसी को फिर से चिढ़ाया। वो अपनी बेटी का क्यूट रिएक्शन देखने का कोई मौका नहीं जाने देंगी। और जैसा कि लिलित को उम्मीद थी, लूसी शर्मिंदा हो गई और उसने लिलित को बगल से गले लगा लिया और अपना लाल चेहरा अपनी माँ के सीने में छिपा लिया। लिलित ने अपने बेटे को गोद में लेते हुए अपनी बेटी को कमर से गले लगाया और उसकी प्रतिक्रिया देखकर खिलखिला पड़ी। लित अपनी माँ की हरकतों से अभ्यस्त था और उसे अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो बस उसके साथ हंसता रहा। उनकी माँ और बड़ी बहन इन 6 वर्षों में बिल्कुल भी नहीं बदली। बस वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क। विंग्स लिलित, लूसी और लित मैदान की ओर चल रहे थे। मैदान में चलने के दौरान हमेशा की तरह लित लूसी की बाहों में था। उसकी माँ और बहन ने इस बात पर मौन सहमति बना ली कि लित को लूसी प्रतिदिन अपनी गोद में उठाकर मैदान में ले जाएगी। लिलित उसे बाद में किसी भी समय अपने पास रख सकती थी। लित, हमेशा की तरह, अपनी बहन के स्तनों को सहला रहा था जब वे मैदान में जा रहे थे। उस प्रशिक्षण के कारण वो थोड़ा मजबूत हो गया है। उसके निपल्स को काटना, मरोड़ना और खींचना थोड़ा तेज हो गया था। अगर उसकी जगह कोई सामान्य महिला होती तो वो अभी इस बात पर कराह रही होती, लेकिन अफसोस, लूसी कौन थी? वो सबसे ताकतवर इंसान की बेटी थी। उसके लिए इतना प्रयास कुछ भी नहीं था। अरे, इसकी वजह से उसे गुदगुदी भी महसूस नहीं हुई। हालांकि इसने लित को नहीं रोका। वो मजे ले रहा था, लित को मुस्कुराते हुए और उसके स्तनों के साथ खेलते समय का आनंद लेते हुए देखकर। लूसी भी खुश थी। उसे अपने छोटे भाई की प्रसन्न अभिव्यक्ति देखकर आनंद आया। वह भी अपनी माँ की तरह उसे बिगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अखाड़े में पहुंचे और इस बार लिलित एक तरफ जाकर नहीं बैठे। वो यहाँ भी लूसी के साथ खड़ी थी। मैंने स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। आज हम तुम्हारे पंख खोलने में तुम्हारी मदद करेंगे, प्रिय। लिलित ने लित की ओर देखा और उसके भ्रमित चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पंख? आपका क्या मतलब है? खुलकर बोलें। क्या ये स्वचालित रूप से नहीं होता है?
ये कब से मैनुअल चीज बन गई? हाँ, आज मैं तुम्हें चीयर करूंगी और माँ तुम्हारी ट्रेनिंग लेंगी। लूसी ने सिर हिलाया और वास्तव में कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा उत्साहित था। ऐसा रोज नहीं होता कि आपको ऐसे मजबूत व्यक्ति से प्रशिक्षण मिलता है। मेरी बड़ी बहन ने कहा कि वह पहले मुझे प्रशिक्षित करेगी, इसलिए मुझे अपनी माँ से इसके लिए पूछने का मौका नहीं मिला। अगर वो कुछ नहीं कहती तो मैं माँ से पूछ लेता। खैर, मैं मजबूत नहीं हूँ और मेरी बहन ने मेरे लिए जो कुछ भी कहा, मैं गया। मैं उस पर विश्वास करता हूँ और मेरी माँ ने भी उसे नहीं रोका, वो मुझे पढ़ाने के लिए काफी योग्य थी। दरअसल, वो जरूरत से ज्यादा योग्य थी। मैं इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा हूँ और मैंने पढ़ा है कि दुनिया में बिना मजबूत पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए जीवन कितना कठिन है। कुछ आम लोगों ने, जो बेहद ताकतवर हो गए थे, उन लोगों को टिप्स और ट्रिक्स देते हुए ब्लॉग और पोस्ट भी बनाए जो अभी अभी अपनी जादुई यात्रा शुरू कर रहे थे। वहाँ पढ़ने के लिए कई किताबें भी उपलब्ध थीं। रैंक एक जादूगरों के लिए जादू के बारे में नंबर 1 किताब योरडैडी नामक लेखक की मैजिक फॉर डमीज थी। नाम बहुत विवादास्पद था, लेकिन किताब पढ़ने के बाद नए लोगों ने लेखक को एक पढ़े लिखे पिता की तरह पूजा किया। योरडैडी ने सेंट रैंक तक के लिए एक गाइड बुक लिखी थी और रैंक 6 तक पढ़ने के लिए किताबें मुफ्त थीं। अन्य किताबें खरीदी जा सकती थीं, डिजिटल मुद्रा भी उपलब्ध थी और लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में धन हस्तांतरित कर सकते थे। यहाँ डकैती करना भी दिलचस्प था। मैंने एक वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में एक टिप्पणी पढ़ी, जिसका शीर्षक था, किसी को भी 60 सेकंड में लूटें, जो एक ट्रोल और भूत के बारे में था जो जंगल में लोगों से सामान चुराना और चोरी करना सिखा रहा था। टिप्पणी इस पंक्ति में थी, ये दोनों हैं कमीनों जिन्होंने मुझे लूट लिया। जब मैं तालाब के पास नहा रही थी तो उन्होंने मेरे कपड़े और अंगूठी चुरा ली और मुझे धमकी देते हुए कहा कि वे लड़कों और लड़कियों का एक झुंड लेकर आएंगे और उनसे मेरी नग्न तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देंगे। ये साइबर बदमाशी है। मुझे अपने सामान्य कपड़ों के लिए 5 सोने के सिक्के हस्तांतरित करने पड़े। ये सब मेरी बचत थी और कमीनों ने मुझे मेरी स्थानिक अंगूठी भी नहीं दी और चले गए। अगर मैं अगली बार तुमसे मिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह ज़ेहराम जिन नाम के एक व्यक्ति द्वारा था, जिसके पास एक पेड़ की प्रोफाइल तस्वीर थी। उनकी टिप्पणी के उत्तर इस प्रकार थे, लोल, क्या बेवकूफ है। कौन ऐसी टिप्पणी करता है, हा 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 हा, बोहा हा हा, ये बेवकूफ। XDDDD। अगली बार जब आपका सामना ऐसे बदमाशों से हो, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप विनम्रतापूर्वक उन्हें पैसे देने से मना कर दें क्योंकि आपने इसकी सहमति नहीं दी थी। कृपया धमकाने वालों को ना कहें। मुझे आश्चर्य है कि इस आदमी के दिमाग में क्या था जब उसने ये टिप्पणी की। मुझे लगता है कि यह एक योगिनी है जो समाज को अच्छी तरह से नहीं समझती है। हमें उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए और टिप्स देना चाहिए। आइए हम साथ आएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। चुप रहो, पार्टी घटिया। हमें दयालुता फैलानी चाहिए। #No hate, #make peace not war, #only love, #peace। टिप्पणियां निश्चित रूप से दिलचस्प थीं। क्या ये चोट पहुंचाएगी? ठीक है, फिर मैं खुद को संभाल लूंगा। मैंने बस सिर हिला दिया। उसने मुझे एक लंबा चुंबन दिया और खड़ी होकर मेरे पीछे आ गई। उसने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और मेरी ओर चिंता से देखा और पूछा, तैयार? मैंने सिर हिलाया। कुछ होने लगा। मुझे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हो रहा था। झुनझुनी हो रही थी, जलन हो रही थी, ठंड लग रही थी, लेकिन ये कुछ असहनीय नहीं था। ये सारी भावनाएं तीव्र होने लगीं। अब मुझे दर्द होने लगा। मैंने अपने दांत पीस लिए और दर्द से उबर गई। इससे सचमुच बहुत दुख हुआ। मुझे पसीना आने लगा। लिलित की तरफ वो बहुत चिंतित चेहरे से अपने प्यारे बेटे को देख रही थी।
अगर उसके बेटे को थोड़ी सी भी परेशानी होती तो वह रुक जाती, लेकिन उसे दर्द सहते हुए और अपनी मां को वह करने की इजाजत देते हुए जो वह करना चाहती थी, उसे देखकर इस प्रक्रिया को रोकने का उसका मन नहीं हुआ। लूसी इस वक्त भी काफी चिंतित नजर आ रही थी। वह वास्तव में अंदर जाकर मदद करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी मां उससे कहीं अधिक थी। फिर भी भाई का दर्द भरा चेहरा देखकर उसे भी दर्द हो रहा था। लित की पीठ हिलने लगी। लित को जो झुनझुनी महसूस हुई वह भी बहुत तेज हो गई। धीरे धीरे उसकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी के लंबवत और स्कैपुला के नीचे काले बिंदु दिखाई देने लगे। 2 बिंदु लिलित की 2 उंगलियों के पास थे जो लित की पीठ पर थे। वे तब तक बढ़ते रहे जब तक कि उन्होंने एक पंख का आकार लेना शुरू नहीं कर दिया। सटीक होने के लिए एक चमगादड़ का पंख। लित अब लगभग अपनी सीमा पर था। अपनी पीठ पर असंख्य संवेदनाओं को महसूस करने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। रुको प्रिय, बस थोड़ा सा और हमारा काम हो गया। लिलित की सुखदायक और कोमल आवाज लित के कान में पड़ी। वह पहले से ही अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन फिर भी उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। पंख बढ़ते रहे और अचानक बूम! आहा! जब लिलित ने अपनी 2 उंगलियों से लित की पीठ को थपथपाया तो लित का पंख अपनी अधिकतम क्षमता तक बढ़ गया। लिलित के नल द्वारा दिए गए असहनीय दर्द के कारण वह फेफड़े के ऊपर चिल्लाया और उसके पंख 10 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े हो गए और नियंत्रण से बाहर हो गए। उन्होंने अपने आप फड़फड़ाना शुरू कर दिया और उनके फड़फड़ाने की विशालता के कारण एक ध्वनि विस्फोट हुआ। लिलित ने तुरंत अपनी आभा को थोड़ा सा जारी किया और लित को उसी स्थान पर रोक दिया। विस्फोट से जहां लित खड़ा था उसके चारों ओर एक गड्ढा बन गया। असहनीय दर्द महसूस करने के बाद लित ने अचानक पाया कि उसकी पीठ से उसके शरीर में एक सुखद और ठंडी अनुभूति बह रही है। ऐसा लगा जैसे दर्द कभी था ही नहीं। उसने मुड़कर अपनी मां को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो हिल नहीं सकता। लिलित की आभा, जो उसने जारी की, ने न केवल लित को नियंत्रित किया बल्कि उसे दर्द से निपटने में भी मदद की। अपने बच्चे की दर्द भरी चीख सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। अब उसने अपनी हथेली लित के पंखों के बीच में रखी और उसे स्थिर करने में उसकी मदद की। जो पंख बहुत तेजी से फड़फड़ा रहे थे वे धीरे धीरे धीमे हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फड़फड़ाना बंद कर दिया और लित की पीठ में वापस समाने लगे। कुछ मिनट बाद लित की पीठ सामान्य हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बदलाव ही नहीं हुआ। लित के पंख को स्थिर करने के बाद लिलित जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गई और लित को गले लगा लिया। मां बहुत दुखी है प्रिया, लिलित ने सूंघते हुए और अपने आंसू रोकते हुए कहा। लित को पता था कि उसकी अतिसुरक्षात्मक मां को लगता था कि उसे इतना दर्द देना उसकी गलती थी और इसके कारण वह दोषी महसूस करती थी। उसके दिल में सचमुच गर्माहट महसूस हुई। उसकी मां सचमुच उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपने आप पर बहुत सख्त थी। वह भी आंसू बहाने वाला था, लेकिन उसने उसे रोक लिया। उसने अपनी मां का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा और आंसू पोंछे जो उसकी आंखों से बाहर निकलने का खतरा था, और उसके होठों पर एक लंबा और प्यार भरा चुंबन दिया। फिर उसने उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मां, मत रो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। दर्द केवल एक पल के लिए था और मैं जल्द ही बेहतर महसूस करने लगा। आप सबका धन्यवाद। मैं वास्तव में सहज रूप से चिल्लाया क्योंकि मैं थोड़ा घबरा गया था। आपको इतना कष्ट पहुंचाने के लिए मुझे खेद है। लाल आंखों के साथ लिलित ने खुद को गले से वापस खींच लिया और अपने बेटे की ओर देखा और उसके माथे पर एक चुंबन दिया और कहा, चिंता मत करो प्रिय, ये दोबारा नहीं होगा। माँ ये सुनिश्चित करेगी कि इसकी पुनरावृत्ति कभी न हो। मैंने बस अपना सिर हिलाया और कहा,
माँ, यह अपरिहार्य है। आगे भी मुझे दर्द सहना पड़ेगा। ये सभी अनुभव हैं जिनकी मुझे आवश्यकता होगी। यह मुझे और मजबूत बनाएगा। कृपया अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। मैंने उसके होठों पर एक और चुंबन दिया और उसे गले लगाया। उम्मीद थी कि वो शांत हो जाएगी। लिलित को पता था कि उसके बेटे को दर्द का अनुभव करना होगा और उसे इन चीजों से गुजरना होगा, लेकिन फिर भी वो इसमें मदद नहीं कर सकती थी। जब उसने अपने बेटे की दर्दनाक चीख सुनी तो उसके दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। अंततः अपने बेटे की हार्दिक बातें सुनकर वो शांत हो गई। दूसरी ओर देख रही लूसी को भी अपने प्यारे भाई की पुकार सुनकर दुख हुआ। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया क्योंकि उसे अपनी माँ पर बहुत भरोसा था। न केवल वहां पहुंचकर उसकी मदद करने के लिए उसे बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन वह नहीं गई। फिर उसने देखा कि उसकी माँ उसे स्थिर कर रही थी और वो उसके ऐसा करने के बजाय अपनी माँ को सांत्वना दे रहा था। वो अपने भाई के व्यवहार को देखकर मुस्कुरा दी। वो सही था। वो बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक थी और इसलिए अपने आप पर बहुत सख्त थी। उसे याद आया कि एक बार प्रशिक्षण के लिए वो ड्रैगन महाद्वीप के जंगल में गई थी जहां बहुत सारे खूंखार जानवर घूम रहे थे। ड्रैगन महाद्वीप में सभी महाद्वीपों में से सबसे क्रूर जानवर थे, क्योंकि वे अपनी प्राकृतिक ड्रैगन आभा उत्सर्जित करते थे और वहां के वन्यजीव इसे अवशोषित करते थे और इससे लाभान्वित होते थे। इस महाद्वीप में हर साल सजा पाने वाले जानवरों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लूसी को एक जानवर ने इतना पीटा कि वो लगभग अधमरी हो गई, लेकिन किसी तरह वह बच गई। वह एक तो नहीं जानती थी कि क्या करना है, इसलिए उसने अपना आपातकालीन टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल सक्रिय किया और अपनी माँ के पास गई। उसकी हालत देखकर उसकी माँ क्रोधित हो गई। वो इतनी क्रोधित थी कि उसने अपनी पूरी शक्ति से अपनी आभा प्रकट कर दी, जिससे महल के लगभग सभी लोग मर गए। सौभाग्य से रानी का जिला बहुत बड़ा और खाली था, अन्यथा और अधिक मौतें होती। लिलित अपनी बेटी की देखभाल करने के बाद सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां लूसी घायल हुई थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा और गुस्से में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिटा दिया। वह बहुत गुस्से में थी और अगर लूसी समय पर नहीं आती और उसे शांत होने के लिए नहीं कहती तो पूरे ड्रैगन महाद्वीप को दुनिया के नक्शे से मिटा देती। महल की नौकरानियों को अपनी रानी के गुस्से के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने तुरंत लूसी को मनाया और उसे रोकने में मदद करने के लिए कहा। लूसी जल्दी से अपनी माँ के पास गई और उसे शांत कराया। ड्रैगन अनजाने में अपने लिए एक विपत्ति लेकर आए और सौभाग्य से उससे बच गए। जब कुछ लोगों ने बताया कि भूमि का एक विशाल क्षेत्र उसमें मौजूद सभी जीवित प्राणियों के साथ नष्ट हो गया है, तो ड्रैगन अधिकारियों द्वारा एक जांच की गई और उन्हें पता चला कि यह वैम्पायर क्वीन द्वारा किया गया था। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई और अधिकारियों को तुरंत नोटिस मिला कि मामले को तुरंत बंद कर दिया जाए और सभी सबूत नष्ट कर दिए जाएं और इसके बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। ये स्वयं ड्रैगन सम्राट और महारानी का आदेश था और अधिकारी घबरा गए और तुरंत काम पर लग गए। ड्रैगन महाद्वीप के उच्च अधिकारी जानते थे कि वैम्पायर क्वीन के साथ कभी भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर वे अपने पूर्वजों और पूरी दुनिया को नाराज कर सकते हैं, लेकिन उसे कभी नहीं। उन्हें ये जानकर राहत मिली कि वो 10,000 साल पहले सांसारिक मामलों से हट गई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी एक बेटी है जिसकी वह देखभाल कर रही है और वह थोड़ी सी भी मेहनत किए बिना जमीन के इतने बड़े टुकड़े को मिटा सकती है। एक आदेश पारित किया गया कि किसी को भी किसी भी कीमत पर वैम्पायर्स के कबीले इवियो के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये दुनिया की हर जाति के हर उच्च पद तक फैला हुआ था। अपवाद स्वयं पिशाच हैं।
इतिहास के सबसे ताकतवर वैम्पायर की सिर्फ एक चाल से दुनिया में एक बार फिर थोड़ी उथल-पुथल मच गई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क विंग्स 2 लूसी को जब पता चला कि उसकी मां शांत हो गई है और उसका भाई भी स्थिर है, तो वो उनके पास गई। लित ने अपनी बड़ी बहन को सूजी हुई लाल आंखों से उनकी ओर आते देखा और उसके चेहरे पर सूखे आंसू थे। जाहिर था कि वह भी खूब रोई। उसे दुख हुआ। अगर उसे पता होता कि उनकी प्रतिक्रिया इतनी बढ़ा चढ़ाकर होगी और उसके थोड़े से चिल्लाने से उन्हें इतना दर्द होगा, तो उसने ऐसा कभी नहीं किया होता। उसने खुद से कसम खाई कि वो कभी भी अपनी माँ या बड़ी बहन को इस तरह के दर्द का एहसास नहीं कराएगा। लूसी अपनी माँ और भाई के पास आई और घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को गले लगा लिया। लित ने लूसी के गाल पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और एक बार फिर लिलित को भी। वे कुछ मिनट तक वैसे ही रुके रहे और एक दूसरे की गर्मी का आनंद लेते रहे। लूसी पहले पीछे हटी और मुस्कुराई और लित की ओर देखा और कहा, प्रिया, तुम माँ और मुझे अपने पंख क्यों नहीं दिखाते और एक छोटी सी परीक्षण उड़ान क्यों नहीं करते? मैंने माँ के होठों को चूमा और उनके आलिंगन से पीछे हट गया। अगर मैं खुद को अलग नहीं करूँगा तो वो मुझे कभी जाने नहीं देगी। मैंने बड़ी बहन की ओर देखा और सिर हिलाया। मैं माँ से थोड़ा दूर हो गया और मुझे अपनी पीठ पर पंख महसूस होने लगे। ये वास्तव में जटिल नहीं था, यह मुझे अपनी बाहों या उंगलियों को हिलाने जितना स्वाभाविक लगा। खैर, निस्संदेह ये स्वाभाविक था क्योंकि पंख अंततः मेरे शरीर का ही एक हिस्सा हैं। उड़ान थोड़ी गड़बड़ थी और मेरे द्वारा उचित वायुगतिकीय समझ न पाने के कारण उड़ान भरना और उतरना भी अच्छा नहीं था। मैंने किसी तरह अपनी पहली उड़ान भरी और लैंडिंग के दौरान मैं नीचे गिर जाता, लेकिन लूसी ने समय रहते मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैंने उसे धन्यवाद दिया और अपने पंख पीछे खींच लिए। मैंने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा और कहा, बड़ी बहन, मैं तुम्हारे पंख भी देखना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है प्रिया, लेकिन ये जगह बहुत छोटी है, आओ बाहर चलते हैं। इससे पहले कि हम बाहर जा पाते, माँ ने मुझे और बड़ी बहनों दोनों को हमारी कमर से पकड़ लिया और हवा में गायब हो गई। मैदान अब जीवन के किसी भी लक्षण के बिना खाली था। लिलित अपने 2 बच्चों को गोद में लेकर रॉयल कैसल के ऊपर हवा में आ गई। ठीक है प्रिया, तुम उसे यहाँ दिखा सकते हो, लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा और लूसी को उसके होठों पर चूम लिया और उसे जाने दिया। अपनी माँ द्वारा छोड़े जाने के बाद लूसी वास्तव में नीचे नहीं गिरी। वो बस अपनी माँ और भाई से थोड़ी दूर चली गई और हवा में स्थिर खड़ी रही। ऐसा लग रहा था मानो ये हवा नहीं बल्कि जमीन हो। लूसी के लिए हवा में चलना जमीन पर चलने जितना ही स्वाभाविक था। लित हतप्रभ था। 1 सेकंड पहले वो अखाड़े में था और उसे पता था कि वो अपनी बहन से बात कर रहा है, लेकिन फिर उसे अपनी आंखों के चारों ओर अंधेरा महसूस हुआ और अगली बात जो उसे पता चली, वो अपनी माँ की बाह में था, जो इस समय बीच हवा में खड़ी थी जैसे कि जमीन थी। उसने नीचे देखा और महसूस किया कि वो किसी भी समय गिर सकता है। उसने अपनी माँ की गर्दन कसकर पकड़ ली और उसका सिर उसकी छाती में ठूंस दिया। लित को किसी भी चीज में अपनी माँ पर 100% भरोसा था, इसलिए वो शांत हो गया और उसकी गर्दन को छोड़ दिया और अपनी बहन की ओर देखा। स्पष्ट रूप से वह नीचे देखना नहीं चाहता था। दरअसल एक बार बहुत ऊंचाई पर मारे जाने के कारण वो ऊंचाई से थोड़ा डरता था। लूसी ने ध्यान दिया कि 2 जोड़े बैंगनी आंखें उसकी मुस्कुराते हुए देख रहे थे और फूस शुश पंख लूसी से बाहर निकल गए और हवा को हवा के गुजरने की आवाज पैदा करने के लिए हवा में बह गए। जब लित ने अपनी बहन के पंखों को आश्चर्य से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये बहुत बड़ा था। उसके पंख न जाने कितने लंबे और चौड़े फैले हुए थे, लेकिन वे बहुत बड़े थे। उसने अपनी तरफ और लूसी की पीठ की तरफ देखा, लेकिन वह नहीं देख सका कि वहां सब कुछ अंधेरा था।
ऐसा लूसी के पंखों के कारण हुआ था। उसने नीचे और ऊपर देखा लेकिन वो अभी भी लूसी के पंखों से ढका हुआ था। लूसी की पीठ से बाहर फैले अलग अलग पंखों के कारण केवल गैप बना था। लूसी ने फिर अपने पंख पीछे खींचे और फिर बढ़ाए लेकिन इस बार वे इतने बड़े नहीं थे। वे केवल 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े थे। वे उस पर अच्छे लग रहे थे। पंख फैलाए वो और भी खूबसूरत लग रही थी। कैसा लगा प्रिय? क्या आपको ये पसंद आया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बड़ी बहन, ये बहुत अद्भुत था। तुम अपने पंखों के साथ बहुत सुंदर लग रही हो बड़ी बहन। अपने छोटे भाई की प्रशंसा सुनकर लूसी को खुशी हुई। वो उसकी ओर उड़ी और उसके होठों पर एक चुंबन दिया। माँ, क्या आप मुझे भी अपने पंख दिखा सकती हैं? वही तरीका बड़ी बहन ने अभी दिखाया। मैंने अपनी माँ से पूछा और अंतिम वाक्य स्पष्ट रूप से कहा, यह आशा करते हुए कि वो मुझे अपने पंखों का एक छोटा सा संस्करण नहीं दिखाएगी। तुम्हारे लिए कुछ भी, मेरे बच्चे, माँ ने मेरे होठों पर एक चुंबन देते हुए कहा और फिर मुझे सावधानी से बड़ी बहन के हाथ में सौंप दिया। लूसी लित को महल की छत पर ले आई। लित ने उसकी ओर देखा और कहा, बड़ी बहन, हम यहाँ क्यों हैं? प्रिया, अगर तुम उसके सामने खड़े हो तो तुम उसके पंखों को अच्छी तरह से नहीं देख पाओगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और ऊपर देखा, अपनी माँ के पंख खोलने का इंतजार कर रहा था। वो हवा में ऊपर चली गई और अपने पंख फैला दिए। लित का जबड़ा खुला रह गया। वो अपनी माँ या सटीक कहें तो उसके पंखों को देखकर अचंभित रह गया। वो ये भी नहीं बता सका कि वे क्या थे। यदि लूसी के पंख बहुत बड़े होते तो उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सारा आकाश अंधकार से ढक गया। वैम्पायर महाद्वीप में हर समय अंधेरा रहता था लेकिन वह जानता था कि यह अंधेरा उसकी माँ के पंखों के कारण था। उसकी माँ के पंख बिल्कुल काले दिखते थे। यह विश्वास से परे सुंदर था। वह नहीं जानता था कि वे कहाँ तक फैले हुए थे, वे कितने चौड़े और लंबे थे, लेकिन वह जानता था कि वे निश्चित रूप से लूसी की तुलना में बहुत बड़े थे। वैम्पायर महाद्वीप के लोग ये जानकर घबरा गए कि चांदी लाल रंग का चांद अवरुद्ध हो गया है और पूरा आकाश अंधेरे में ढंक गया है, जो इतना गहरा है कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अरे बकवास, रात भर में क्या हुआ? क्या चांद निकल गया है? चांद चला गया, चांद चला गया, चांद चला गया। चुप रहो बेवकूफों। चांद गया नहीं है, वो तो बस अपनी महिमा के कारण, अपने पंख खोलने के कारण ढक गया है। वाह, उनकी महिमा सचमुच अद्भुत है। मुझे नहीं पता था कि किसी के पंख इतने बड़े होंगे। मैं अपने पंखों को भी उसकी महिमा की तरह दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मूर्खता का सपना देखो, कोई भी उनकी महिमा के समान राजसी नहीं हो सकता। महामहिम दीर्घायु हो, महामहिम दीर्घायु हो। वैम्पायर फोरम ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में पागल हो गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक छवि प्रसारित होनी शुरू हो गई थी और यह स्पष्ट रूप से आकाश से ली गई थी। इसमें चमगादड़ के पंखों की दो विशाल जोड़ी को वैम्पायर महाद्वीप के केंद्र से बेलल और ट्रेंट महासागर की ओर बाहर की ओर फैला हुआ दिखाया गया है। ये बहुत राजसी था। दूसरी ओर, लित को पता नहीं था कि पंख वास्तव में कितने बड़े थे और उसने बस सोचा कि वे निश्चित रूप से उसकी बड़ी बहन की तुलना में बहुत बड़े और बड़े थे। लिलित ने अपने पंख पीछे खींच लिए और उन्हें छोटा कर लिया और नीचे आकर अपनी बेटी और बेटे के सामने खड़ी हो गई। माँ, आप पंख फैलाए हुए बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही हैं। लिलित ने गले लगाने के लिए अपने हाथ बाहर की ओर बढ़ाते हुए कहा। लिलित पास आया और उसे लूसी से लिया और उसके होठों को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बेबी। माँ, जब भी तुम अपने पंख दिखाती हो, मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। मुझे तुम्हारे पंख देखना अच्छा लगता है। लूसी ने एक फैगल की तरह उत्साह से कहा।
धन्यवाद प्रिया। लिलित ने लूसी के होठों को भी चूमा और मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक बार फिर लूसी की कमर पकड़ ली और लित के साथ उसकी बाहें मौके से गायब हो गईं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। बाथ लिलित, लूसी और लिलित के शयन कक्ष में पहुंचे। लिलित ने अपनी बेटी को जाने दिया और अपने बेटे को छोड़ दिया। चलो अंदर नहाने चलें। ठीक है, लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कपड़े उतार दिए, उसके बाद लित के और फिर लूसी के। अरे आपने हमारी राय पर भी विचार नहीं किया, लूसी ने मुंह बनाते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से इस बात से नाराज थी कि उसकी मां ने उसे एक ही पल में नग्न कर दिया था। फुफुफु, महान पिशाच रानी को कब से किसी की राय के बारे में चिंता करने की जरूरत पड़ी? मेरी प्रजा, चलो चलें। लिलित ने हंसते हुए रानी कार्ड खेला और अपने बच्चों को स्नान के लिए अंदर खींच लिया। हम परिचित बाथरूम में पहुंचे। ये पहले जैसा ही था, बड़ा और विशाल। वहां छोटा सा तालाब था और उसके चारों ओर हरे भरे फूल थे। इसके आसपास बांस के पेड़ भी थे। ये पृथ्वी से वापस आए एक विशिष्ट जापानी ऑनसेन की तरह लग रहा था और इसके किनारे पर बैठने के लिए शॉवरहेड और छोटे स्टूल थे। शॉवरहेड्स के पास शैम्पू और साबुन मौजूद थे। बगल में एक शॉवर रूम भी था जिसमें 3-5 लोग आसानी से आ सकते थे। माँ ने हमारी बाहें पकड़ी और हमें अंदर खींच लिया, साफ तौर पर आज पहले से ज्यादा उत्साह के साथ। वो शायद मेरे सफलतापूर्वक पंख प्राप्त करने से खुश हो रही होगी। लूसी लित को अपनी गोद में लेकर एक छोटे से स्टूल पर बैठी थी। लित का नितंब लूसी की बाल रहित गुलाबी दरार पर था और उसका चेहरा उसके दो मुलायम उभारों के बीच में था। ये अब आम बात थी। उन्होंने खूब स्नान किया और यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लिलित हमेशा की तरह लूसी की पीठ धो रहा था और लित बगल में घूम गया और लूसी के स्तनों से खेलने लगा। उसने उसके एक चूचुक को चूसा और दूसरे को चुटकी से दबाया, मरोड़ा और खींचा। उसने अपने मुंह में निप्पल के चारों ओर अपनी जीभ घुमाई और उसे चूसा और काटा। उसने दोनों स्तनों को मसलकर मनचाहा आकार दिया और उसके स्तनों से तब तक खेलता रहा जब तक कि उसकी मां ने उसकी बहन की पीठ को धोना समाप्त नहीं कर दिया। लूसी इस पूरे समय अपने भाई के बालों को सहला रही थी और उसने कुछ खास नहीं किया। उसकी मां ने पिछला भाग खत्म किया और फिर अपना अगला भाग धोने के लिए सामने आई। वह बैठ गई और अब अपनी बेटी के बराबर में थी। लित की नज़र उसकी मां की गर्दन पर थी और नीचे मुड़ने पर वह उसकी बाल रहित खूबसूरत गुलाबी दरार देख सकता था जो उसके बैठने के कारण थोड़ी फैली हुई थी। अगर वो बच्चा नहीं होता तो उसका इरेक्शन जरूर होता और यह उसके लिए एक सामान्य घटना थी। वह अपनी बहन की गोद से उठकर अपनी मां के सामने आ गया और उसके एक स्तन से दूध चूसने लगा तथा दूसरे स्तन से अपने हाथ से खेलने लगा। उसने लूसी की गर्दन, कॉलर, स्तन और पेट को धोया। फिर उसने लूसी की गांठ को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी हथेलियों को उसकी गांठ पर ऊपर की ओर दबाते हुए ऊपर की ओर इशारा किया। लूसी को संकेत मिला और वो उठी और लिलित के थोड़ा पास चलकर आई। लित जो अपनी मां के स्तनों से दूध चूसने में व्यस्त था, लूसी को करीब आते हुए महसूस कर सकता था। वो अपनी मां के हाथ से धुलती हुई अपनी बहन की खूबसूरत बाल रहित चूत पर एक नज़र डालने के लिए बगल में घूम गया। उसने पहले लूसी की आंतरिक जांघों को धोया और फिर ऊपर जाकर उसके जघन क्षेत्र को धोया जहां बाल होने चाहिए थे और फिर उसकी बाहरी परतों को साफ किया। फिर उसने हल्के से मालिश की और अपनी 2 उंगलियां उसकी चूत में डाली और उसे चारों ओर घुमाया जिससे लूसी की हल्की सी कराह निकल गई। ये फिर से एक सामान्य घटना थी और जैसे ही वो अपनी उंगलियां बाहर निकालने वाली थी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। माँ, कृपया मत रोको। लूसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और यह कहने का पूरा साहस जुटाया। जब लिलित ने ऐसा कहा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी के अंदर उसकी उंगलियां कस रही हैं।
उसने अपनी बेटी की ओर देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुई कि वह कितनी साहसी हो गई है, लेकिन फिर मुस्कुराई और बोली, हम बाद में भी जारी रख सकते हैं प्रिया, लेकिन चलो पहले तुम दोनों को धो लो। लित थोड़ा अवाक रह गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बहन इतनी पागल होगी और अपनी ही माँ से ऐसा कुछ पूछेगी। क्या मेरा परिवार पागल है या ऐसे ही पिशाच हैं? लित को यह नहीं पता था कि पिशाच, वेयरवुल्व्स, ड्रैगन और दानव जाति में अनाचारपूर्ण संबंध होना बहुत आम बात थी। इन 4 जातियों के लोगों को इस तरह के तथ्य से किसी भी तरह से घृणा नहीं थी। यह एक सामान्य घटना थी क्योंकि सबसे पहले कुछ लोग अपने वंश को शुद्ध रखना पसंद करते थे, दूसरे, इसमें वर्जना की भावना होती थी जो इन नस्लों के प्राणियों के लंबे जीवन में चीजों को मसाला देती थी, तीसरे, ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोग वास्तव में प्यार करते थे एक दूसरे। बाकी नस्लें ऐसी प्रथाओं को नापसंद और नापसंद करती थीं और जिन लोगों के दूसरी जातियों में ऐसे रिश्ते थे, वे या तो इन 4 देशों में आकर बस जाते थे या तटस्थ महाद्वीप में चले जाते थे। लिलित ने लूसी की चूत को धोया और फिर उसे घुमा दिया। लूसी आज्ञाकारी ढंग से झुकी और सहारे के लिए छोटे स्टूल पर अपने हाथ रखते हुए अपनी गांड ऊपर उठा ली। उसने अपनी माँ को उसे धोने के लिए जगह देने के लिए अपने पैर थोड़े फैलाए। लूसी स्पष्ट रूप से पहले कुछ महीनों तक अपनी माँ द्वारा उसके नितंबों को साफ करने की प्रथा के प्रति बहुत प्रतिरोधी थी, लेकिन वास्तव में वो अपनी माँ को नहीं कह सकती थी, भले ही उसे कितनी भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो पहली बार में क्यों नहीं कहेगी? उसके पास वास्तव में ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। यहाँ तक कि लित भी इसके प्रति थोड़ा प्रतिरोधी था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक बच्चा है और उसे व्यर्थ संघर्ष नहीं करना चाहिए और अपनी माँ को वह करने देना चाहिए जो वह चाहती है। वस्तुतः यह उसके लिए अच्छा था, किसी बेकार चीज की जरूरत नहीं थी। लित ने सबसे पहले जब अपनी माँ और बहन को देखा तो उनके मन में उन्हें बिस्तर पर बिठाने का विचार आया क्योंकि वे वास्तव में सुंदर लग रही थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह वास्तव में उन्हें एक परिवार के रूप में प्यार करने लगा और उन दोनों के साथ हमबिस्तर होने की उसकी इच्छा और भी अधिक बढ़ गई। वो वास्तव में नहीं जानता था कि वो वास्तव में ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ और बड़ी बहन दोनों भी उसकी तरह ही पागल हैं। इससे उसके लिए चीजें बहुत आसान हो गईं। उसे रात में अपनी माँ को अपने आसपास नग्न रखने के लिए और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और न ही उसे कभी भी, कहीं भी उसके या अपनी बहन के स्तन चूसने के लिए कुछ कहने की जरूरत थी। वो चाहे तो अपनी माँ के सामने भी अपनी बहन के स्तन चूस सकता था। वे दोनों बहुत खुले और प्यार करने वाले थे। वो निश्चित रूप से कह सकता है कि उसका परिवार सबसे अच्छा था। लिलित अपनी बेटी को आज्ञाकारी रूप से झुकते हुए देखकर मुस्कुराई, ये जानकर कि वो चाहती थी कि यह सब जल्दी से खत्म हो जाए ताकि वो मुख्य व्यवसाय में लग सके। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी गांड फैला दी। लित ने अपना शिशु रूप तोड़ दिया और अपनी बहन की खूबसूरत गुलाबी उभरी हुई गांड को घूरता रहा। उसने वास्तव में इसे पहले नहीं देखा था क्योंकि वह या तो अपनी बहन के बगल में बैठता था या उसे पहले धोया जाता था और फिर बाथटब में भेजा जाता था, या वह कभी भी एक साथ स्नान करने के लिए मौजूद नहीं थी। वो दूसरी ओर देखना भूल गया और उसे देखता रहा। लिलित ने अपने बेटे को अपनी बेटी के नितंब को देखते हुए देखा और मुस्कुरा दी और सीधे उसे साफ करना शुरू नहीं किया। वो उसके पलटने का इंतजार करने लगी। उसने अपनी बेटी की गांड के गालों को थोड़ा और फैलाया और फिर अपना एक हाथ आजाद किया और उसका इस्तेमाल उसकी चूत के होठों को फैलाने के लिए किया। थोड़ी देर के बाद जब उसे अपने अंदर कोई उंगली नहीं मिली तो लूसी ने पलटकर देखा कि उसका प्रिय भाई उसे देख रहा था, या सटीक रूप से कहें तो उसकी गांड को देख रहा था। वो शर्मिंदा हो गई और घूमना चाहती थी, लेकिन दूसरे विचार पर वो मुड़ गई और उसे जैसा चाहे वैसा देखने दिया।
उसके विचार ऐसे चल रहे थे जैसे उसने पहले ही मेरा सब कुछ देख लिया है, अब और क्या बचा है। और ये तथ्य भी कि वो उससे बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसे वही करने देती थी जो वह चाहता था। थोड़ी देर के बाद लिलित ने अपना गला साफ किया और थोड़ा चिढ़ाते हुए, आधा मुस्कुराते हुए लित से पूछा, काफी लग रही थी प्रिया। क्या मैं अब उसकी सफाई शुरू कर सकता हूँ? लित शर्मिंदा था, उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर से घूर रहा था। पहले तो वह थोड़ी सी देखने के बाद मुड़ने ही वाला था, लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे और भी फैला दिया, जिससे उसे स्पष्ट दृश्य दिखाई देने लगा। इसलिए उसने दूसरी ओर नहीं देखा और अब जो दृश्य उसने देखा उससे वो मंत्रमुग्ध हो गया। किसी को जानना चाहिए, वो अपने पहले जीवन में भी केवल 19 वर्ष की कुंवारी लड़की के अलावा कुछ नहीं था और यह पहली बार था जब उसने इसे इतना स्पष्ट रूप से देखा था। इस प्रकार वो हतप्रभ रह गया। क्षमा मांगना, लित ने कहा और पलट गया। अपनी माँ की कोमल और मधुर आवाज सुनकर लूसी पीछे मुड़ी और पहले उसकी ओर देखा और फिर लित की ओर देखा और सिर हिलाया और जल्दी से मुड़ गई। जाहिर है, शर्मिंदा हूँ। लित फिर से अवाक रह गया, लेकिन यह उसके लिए अच्छी बात थी। लिलित ने फिर से अपनी बेटी की गांठ को फैलाया और इस बार उसने अपनी उंगली को पानी से गीला किया और अपनी बेटी की गांठ में डाल दिया। शर्मिंदगी के कारण उसके अंदरूनी हिस्से सख्त हो गए थे और उसने स्पष्ट रूप से अपनी मां की आक्रामक उंगलियों को रास्ता नहीं दिया। प्रिया, वहां बैठो और अपनी बारी का इंतजार करो, मामा को पहले तुम्हारी बड़ी बहन को साफ करना है। लिलित ने लित की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा। लित ने अपने स्तन छोड़ दिए और आज्ञाकारी होकर एक तरफ बैठ गई और देख रही थी कि उसकी माँ उसकी बहन को कैसे साफ करती है। लिलित उठ खड़ा हुआ और लूसी के पीछे चला गया। वो आगे झुकी और धीरे से अपने स्तनों को सहलाया और उसके कान में फुसफुसाया, आराम करो, मामा के सामने इतना घबराने और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ को खुद को माँ के बजाय माँ कहते हुए सुनने के बाद लूसी को पता चला कि वो वर्तमान में उसके साथ एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे वो लित के साथ करती है। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उसने खुद को शांत किया और एक आज्ञाकारी बच्ची बन गई। लिलित को ये देखकर कि उसकी बेटी का प्रतिरोध खत्म हो गया और उसकी उंगली आसानी से अंदर चली गई, मन ही मन हंसी। वह जानती थी कि उसकी बेटी को उसका लाड़ प्यार और एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार किया जाना बहुत पसंद है और इसलिए वो ये जानकर हंसी कि उसने अच्छा काम किया है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती थी। उसने अपनी उंगली अंदर घुमाई और फिर वापस बाहर ले आई। उसने उसे गीला किया और फिर से रख दिया। फिर उसने अपनी बेटी के अंदरूनी हिस्से की मालिश की और उसे थोड़ा ढीला कर दिया। फिर उसने उसे काफी ढीला पाकर दूसरी उंगली उसमें डाल दी और वैसा ही किया। लूसी को उसकी माँ जो कर रही थी उससे अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कराह नहीं रही थी। उसकी माँ ने स्पष्ट रूप से उसे साफ करने के अलावा और कुछ नहीं किया और इससे वह ज्यादा उत्तेजित नहीं हुई। लिलित ने अपनी बेटी की सफाई पूरी की और उसे आखिरी बार धोया। फिर उसने अपनी गांठ पर हल्के से थपकी दी, जिससे लित को भी एक जोरदार तमाचा सुनाई दिया और कहा, अब बाथटब में जाओ। लूसी ने अनुपालन किया। इसके बाद लिलित लित के पास आया और उसे पीछे से अच्छे से धोया। वो आगे आकर बैठ गई और फिर सीधे उसे खड़ा कर दिया। उसने उसे सिर से लेकर पेट तक साफ किया और फिर उसके दिक के पास के क्षेत्र में पहुंच गई। उसने धीरे से उसे पकड़ लिया और चमड़ी को पीछे खींचने की कोशिश की। ये ज्यादा वापस नहीं आया। यह उसके लिए रोज की दिनचर्या थी। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वह जान सके कि उसे अपने अंदरूनी हिस्सों को साफ करने की जरूरत है या नहीं और साथ ही उसके विकास की भी जांच कर सके। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था।
उसके जैसी कभी न खत्म होने वाली उम्र वाली पिशाचिनी को ये 6 साल बहुत छोटे लगे और वो अपने बेटे को अच्छी तरह से विकसित होते हुए देख सकती थी। यह उसके लिए टाइम लैप्स देखने जैसा था। उसने ये सुनिश्चित किया कि वो उसकी बढ़ती हुई हर चीज की जांच करे और कोई भी चीज छूटे नहीं। फिर उसने उसे घुमाया और वह भी नीचे झुक गया। उसने एक उंगली अंदर डाली तो वो अंदर चली गई। वो जानती थी कि वो निश्चिंत था और उसे खुशी थी कि वो उसके साथ इस तरह से था। उसने उसे साफ किया और फिर उसे आखिरी बार धोया और बाथटब में जाने के लिए कहा। फिर वो खुद को धोने चली गई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। बाथ 2 लित लूसी की ओर चला गया और लूसी ने उसे अपने पास आते देख मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोल दी। लित गले लगाने के लिए अंदर गया। वो उसे अंदर ले गई और अब लित ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। उसके पैर उसके किनारों पर लटक रहे थे और उसका चेहरा उसके स्तनों के बीच में था। उसने उसकी ओर देखा और उसने उसकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर देखा और अच्छी तरह से जानते हुए कि वो क्या चाहती है, अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने उसे एक गहरा, प्यार भरा चुंबन दिया। लित ने उसके स्तन को चूसना शुरू कर दिया और दूसरे के साथ खेलने लगा। ये कुछ देर तक चलता रहा और उसने बीच में दूसरे के साथ एक निपल बदल लिया और उनकी मां के आने तक उनके स्तन के साथ खेलना जारी रखा। अरे स्वीटी, अगर तुम मेरे बच्चे को ऐसे ही खेलने दोगी तो तुम उसे चुरा लोगी। फुफुफु, लिलित बाथटब में पहुंची और मजाक किया। मां के स्तन सबसे अच्छे हैं, लित ने कहा और अपनी मां के आने पर जल्दी से पार्टी बदल ली। लूसी प्रत्युत्तर देना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वह भी जानती थी कि उसकी मां के स्तन सबसे अच्छे हैं। उसे प्रत्यक्ष अनुभव था। फुफुफु, धन्यवाद बेबी। लिलित ने लित के होठों को चूमा और फिर उसे अपने बड़े मम्मों को चूसने दिया। मां, लूसी ने बगल में लाल चेहरे के साथ कहा, स्पष्ट रूप से जारी रखने के लिए बहुत शर्मिंदा। जल्दबाजी कर रहे हैं क्या हम? फुफुफु, चिंता मत करो प्रिया, मां जानती है कि तुम क्या चाहते हो। लिलित ने थोड़ा हंसते हुए कहा। इस समय लित एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर वह चाहता तो अपनी मां और बहन को अपने साथ सोने के लिए कह सकता था। उन दोनों को बिस्तर पर ले जाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वे उससे बहुत प्यार करते थे और उसके अधिक करीब और घनिष्ठता पाकर बहुत खुश होते थे। वह भी उनसे उतना ही प्यार करता था जितना वे उससे करते थे और वास्तव में उनके साथ और अधिक घनिष्ठ होना चाहता था। धिक्कार है, ये बच्चे का शरीर। लिलित ने अपनी बाहें फैला दी और लूसी उसके आलिंगन में आ गई। वो और लित दोनों अब उसके स्तनों से दूध चूस रहे थे। उसने उन्हें प्यार से देखा और उनके बालों को सहलाया। जब उसके बच्चे उसके निपल्स चूसते थे तो उसे भी बहुत अच्छा लगता था। उनके चूसने, घुमाने और काटने की क्रिया ने उसे उत्तेजित कर दिया और उसे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। उसने पहले तुरंत हस्तमैथुन करना शुरू नहीं किया क्योंकि वो उनके साथ सामान्य रहना चाहती थी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसके बच्चे भी उसके जैसे ही पागल थे। वे उसके स्पर्श को वैसे ही चाहते थे जैसे वो उनके स्पर्श को चाहती थी। वो इसे अधिक देर तक नहीं रोक सकी। उसने फिर अपने गुलाबी होठों को छुआ और उन्हें सहलाना शुरू कर दिया। ऊपर, नीचे, चक्कर लगाते हुए और जैसे ही वो अपनी उंगलियां अंदर डालने वाली थी, उसे लगा कि किसी और का हाथ उसके रास्ते में आ रहा है। ला लेट मी मीमा, लूसी ने टमाटर जैसे लाल चेहरे के साथ कहा। उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फुफुफु, तुम्हें यकीन है प्रिये, माँ का रखरखाव बहुत ज्यादा है और अगर आप इसे आधे अधूरे मन से करेंगे तो वे संतुष्ट नहीं होंगी। लिलित ने हंसकर मजाक किया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी का माथा चूमा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही उसकी बेटी, जो बहुत अनुभवहीन थी, उसके गुप्त बगीचे को सहलाए,
फिर भी उसे अच्छा महसूस होगा क्योंकि वह उससे प्यार करती थी और उसके स्पर्श की लालसा रखती थी और यह उसके खुद को छूने से भी बेहतर था। तो क्या हुआ अगर यह एक अनुभवहीन हाथ है? लूसी ने कुछ नहीं कहा और अपनी माँ की चूत के होठों को सहलाने लगी। वो कुछ देर तक ऊपर, नीचे और चक्कर लगाती रही और फिर अपनी 2 उंगलियां अंदर डाल दी। मम्मा स्वीटी, आगे बढ़ो और अंदर जाओ, लिलित विलाप किया। लित ने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा जो अब शुद्ध आनंद का था। उसके पीले चेहरे पर लाल रंग की झलक थी और वो इससे बहुत खुश था। ऐसा चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी उसने अपनी बहन के स्तनों को चूसना और अपने खाली हाथ से खेलना जारी रखा। लूसी ने अपनी उंगलियां अपनी माँ की चूत में और गहराई तक घुसा दी। वो खुद गीली थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था और यह उसके लिए बहुत रोमांचक था। उसने इसे गहराई तक डालना जारी रखा और एक बार जब उसकी पूरी उंगलियां अंदर चली गईं तो उसने उन्हें हिलाना शुरू कर दिया और अपनी माँ के अंदरूनी हिस्से की मालिश करने लगी। फिर उसने उसे वापस खींच लिया और फिर उसे अंदर धकेल दिया। उसे अंदर और बाहर सरकना आसान लगने के बाद इधर उधर की हरकत करनी शुरू कर दी। मामा, हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही। उसने अपनी पीठ को थोड़ा सा झुकाया और कराह उठी। माँ, क्या आप ठीक हैं? लित ने चिंतित चेहरा दिखाया और उससे पूछा। वो इसकी मदद नहीं कर सका। वो वास्तव में अपनी माँ के चेहरे को प्रसन्नता से भरा हुआ देखकर आनंद ले रहा था, लेकिन उसे पूछना पड़ा क्योंकि वो 6 साल का बच्चा था। बच्चों को ऐसी बातें नहीं जाननी चाहिए। हाँ बेबी, माँ ठीक है। वो बस बड़ी बहन के साथ थोड़ा मजा ले रही है। महम, यहाँ आओ, माँ को एक चुंबन दो। मेरी माँ सचमुच एक पागल औरत है। वो अभी भी समझदार हो सकती है और ऐसे साहसिक अनुरोध कर सकती है। मैंने उसके अनुरोधों का अनुपालन किया। उसने मेरे होठों पर एक गहरा चुंबन दिया, लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटने वाला था, मैंने पाया कि मेरे होठों पर कुछ नर्म चुभ रहा है। मैं जानता था कि यह मेरी माँ की जीभ है जो आक्रमण कर रही है। मैं हमेशा चाहता था कि वो ऐसा करे क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। मैंने उसे अंदर आने दिया और वो जो चाहती थी वो करने दिया। उसकी जीभ मेरे मुंह में घुस गई और वो मेरे मुंह को बेतहाशा चाटने लगी। मैंने अपनी जीभ हिलाने की कोशिश की लेकिन पाया कि उसकी जीभ मेरी जीभ से एक तरफा लड़ाई कर रही है। मैंने उसे हिलाया और उसकी अनुभवी और मजबूत जीभ से युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उसने मुझे अपनी इच्छानुसार काम नहीं करने दिया और ऐसा करने का बीड़ा उठाया। इस बीच लूसी अपनी माँ को चूस रही थी और उंगली कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई हाथ उसकी गांठ को पकड़ रहा है। लित को भी महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गांठ को पकड़ लिया है, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी माँ थी। उसने उसे वैसा ही करने दिया जैसा वह चाहती थी क्योंकि उसके पास किसी भी तरह से विरोध करने की ताकत नहीं थी। उसने अपनी माँ के साथ आवेशपूर्ण चुंबन तोड़ दिया। लार की एक धार ने उनके होठों के बीच एक पुल बना दिया। मामा, स्वीटी, थोड़ा तेज करो। माँ अब लगभग आ ही गई है। आहा, हाँ, हाँ स्वीटी, महम्मा, हंगघर, आहा। लिलित ने अपनी पीठ उचकाई और जोर से कराह उठी और चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसे अपनी बेटी की उंगली से चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया गया। लिलित की थकी हुई सांसें स्थिर हो गईं और उसने लूसी को एक भावुक चुंबन के लिए अंदर खींच लिया। लित को अब कुछ ईर्ष्या हो रही थी। लानत है इस बच्चे के शरीर पर। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क।